हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। तो आई गेस आप सबको पता ही कि हम लोग किस लिए आए हैं। वी आर डिस्कसिंग आईआर एंड बेसिकली व्हाट वी स्ट्रक्चर, आज की क्लास का स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा कि हम ये देखेंगे पहले क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे, राइट, और कैसे अप्रोच करना है। आई होप यहाँ किसी का सिलेबस PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं, तो सबके लिए आईआर थोड़ा सा सर दर्द होगा क्योंकि बहुत ब्रॉड होता है और कवर करने में दिक्कत आती है। तो जिसका आईआर ऑप्शनल है, दे हैव एन एडवांटेज कि वो कवर कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि जब आप आईआर पढ़ते हैं, सो विच इज़ द फर्स्ट थिंग यू फोकस ऑन? एनीवन? आप ही बता दो। In context with India, what is currently going on, current affairs or current events, that is going to impact India. ओके, सो एक एग्जाम्पल है, ऑकस हुआ था पिछले साल, सो हाउ वाज इट रिलेटेड टू इंडिया? What impact it is going to create on India? No pressure, just can you think of something right now? Fair, okay, we'll discuss later. So yeah, go ahead. So there was a pact dealing with nuclear submarines, which the US is not going to give to India, and that impacted first thing, and there was no formal deal. Moreover, there were repercussions with France, and therefore that had second order effect on India and France relations, because France is going to build submarines in the Moscow Dock Limited deal. Okay, so it's an agreement between which countries? Sorry? Agreement between which countries? Can you tell me that? Australia, UK, and Europe. USA, right? So the basic impact is on Indo-Pacific, right? So it impacts India positively as well. क्यों? क्योंकि भाई चाइना वहाँ पर है. Okay, so we'll discuss these things, that how we look at context, right? First of all, let's start with our first topic, which is this is your world, right? So this is your whole IR syllabus in front of you, because we know कि वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया मेजर नेबरहुड और मेजर पावर्स, मेजर बॉडीज, उनके बारे में पूछा जा रहा है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड? सो ऑलमोस्ट 5 to 6 questions are being asked. So it's always around 50 marks, right? 50 मार्क्स सिक्योर करना है आपको आईआर के थ्रू. कभी कभी 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, एंड कंपैरेटिवली इन लेसर टाइम यू कैन प्रिपेयर दीज थिंग्स. कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जब मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपका सारा आईआर 25 से 30 पेजों में ख़त्म हो जाना चाहिए. कैसे और क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया हमारा मेजर सिलेबस, ठीक है. इसमें बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. तो एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट. दो शब्द होते हैं. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अफेक्ट, सो इट्स अफेक्टिंग इंडियाज आइदर इंटरेस्ट और इंडियाज रिलेशंस विद अदर पावर्स, राइट. तो यहाँ मैं अगर आपको बोलूँ रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, तो आप ग्लोबल ग्रुपिंग्स में कुछ नाम बता सकते हैं मुझे, वो जो रेलेवेंट है? बिम्स्टेक इज अ ग्लोबल ग्रुपिंग, मे बी. चलो डाल देते हैं इसको. G7 you're saying, anything else? Quad, BRICS, anything else? OECD, चलो. SCO, चलो. सार्क, और कुछ? नाफ्टा. चलो नाफ्टा भी लिख लेते हैं. ओके, और भी 4-5 होंगे. आसियान होगा, BBIN होगा, सबसे इंपॉर्टेंट EU किसी ने बोला नहीं अभी तक, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी ग्रुपिंग्स आ जाएंगी. प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे ग्रुप्स को ईजिली कैसे कवर करें, राइट. थोड़ा पीछे आते हैं. ये वर्ल्ड ऑर्डर है. यहाँ मुझे बताइए ग्लोबल ग्रुप, सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको? मिलिट्रीली हो या फिर इकोनॉमिकल हो, जो अभी न्यूज़ में है? एग्जैक्टली. सो ये एरिया आपका आ गया नेटो, ठीक है. नेटो के साथ एक और चीज़ लीड कर रही है, विच इज़ योर EU. मैंने ऑकस का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ऑकस साइन पिछले साल हुआ था, ठीक है, और ऑकस साइन होने के जस्ट 2 महीने के अंदर ही मेंस का एग्जाम था और उन्होंने ऑकस पूछ लिया था. सो इट्स नॉट नेसेसरली कि अभी तक जो हो गया वही होगा. अगर कोई मेजर इवेंट घटित हो रहा है अगले 1 महीने के अंदर, तो वी हैव टू कवर दैट, राइट. सो दिस इज नेटो प्लस EU. अब EU के सामने पहले ना एक नेटो के सामने पहले एक वार्सो पैक्ट हुआ करता था USSR का इस रीजन में, ठीक है. अब वो तो वार्सो खत्म हो चुका है. सो व्हाट इज द मेजर थिंग कमिंग अप अगेंस्ट नेटो इन यूरोप एंड एशिया, जो आप सोच सकते हैं ग्लोबल ग्रुपिंग के हिसाब से?
कौन सा? CSTO, चलो एक मान लिया CSTO, बट इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट नाउ, क्योंकि अब करंट का पूछ रहा हूँ। कुछ आपको सूझ रहा है कुछ ऐसा जो यहाँ की मेजर पावर है इस रीजन की जिसने खड़ा करने की कोशिश की अगेंस्ट नेटो? सॉरी, एक तो EU है, ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे। व्लादिवोस्टोक, चेन्नई से लेकर यहाँ तक एक रूट बनाया गया था, $1 बिलियन की इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी थी। सो वो टॉपिक पिछले 1 साल से न्यूज़ में है, राइट? सो वेन एवर यू आर सीइंग एट मेजर ग्रुपिंग, फॉर एग्जाम्पल नेटो, अभी दुनिया के मेजर प्लेयर कौन से हैं पहले ये बताइए मुझे? USA, चाइना एंड नाउ रशिया मान लेते हैं क्योंकि दे आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर। सो व्हेन वी आर सीइंग USA, इट इज़ नेटो। चाइना इसके खिलाफ कुछ खड़ा कर रहा है क्या? BRI इज नॉट अगेंस्ट नेटो, SCO, एग्जैक्टली। सो एक मेजर ग्रुप जो आप ग्लोबल मिलिट्री अलायंस का देख रहे हैं वो है नेटो, उसके सामने SCO आ गया और रशिया भी इसके अंदर है। तो रशिया वाले अभी थोड़े साइड में चले गए हैं। एक EU है विच इज़ मोर अबाउट इकोनॉमी रादर देन स्ट्रेटजी, राइट? नेटो आपने देखा यार इसके सामने कौन सा बन रहा है दूसरे साइड से? रशिया कमज़ोर है अभी, सो वी गो स्ट्रेट टू योर SCO पे क्वेश्चन आ चुका है। SCO पिछले साल क्वेश्चन आया था, उसका रैट्स इनिशिएटिव था, इंडिया मेंबर है तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट आपने एक मिलिट्री अलायंस देखी, अगर पहले की बात होती है आप वॉर्सो लिखते, अभी आप देख रहे हैं SCO मेजर ग्रुपिंग है इसके खिलाफ। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट EU विच इज़ अ मेजर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है, इसके मुकाबले आप किसको देख रहे हैं? कोई और ऐसा हो मेजर प्लेयर वर्ल्ड ऑर्डर में जो EU से रिलेट कर रहा हो? EU के अफ्रीकन यूनियन इज गुड बट देयर इज अनदर बॉडी विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ASEAN, एग्जैक्टली। अब मैं ये इसलिए बता रहा था, ये इस पे और कोई बोल रहा है कुछ? मैं इस पे इसलिए आ रहा था कि व्हेन वी लुक एट ना दिस वर्ल्ड मैप एंड वी लुक एट द सिलेबस, फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू लुक इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, राइट? तो इंडिया के इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हो, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा, विच इज़ मिलिटरली मोर पावरफुल। सो वी नो विच आर द मेजर पावर्स। USA, wait a minute please, China, these are two major powers. Let's talk about these two, क्योंकि सारी दुनिया इन्हीं के आसपास घूम रही है। जब भी आप ग्लोबल ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, आप इसकी एक मेजर ग्रुपिंग पकड़ेंगे। लेट्स से मैं पहले सोचता हूँ मिलिटरी टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, तो वो है नेटो। चाइना क्या खड़ा कर रहा है? SCO। यहाँ पर है EU जो डायरेक्टली US से रिलेटेड तो नहीं है पर वेस्टर्न पावर को हम साथ रख रहे हैं, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे आ रहा है ASEAN। ASEAN में तो चाइना नहीं है, राइट? तो मैंने ASEAN क्यों लिखा? क्योंकि RCEP, राइट, ठीक है। +6 की बात आती है, अब +6 में आप और बढ़ जाएं तो RCEP आ जाता है जिसमें इंडिया नहीं है। सो इट्स अ ट्रेड ब्लॉक, स्ट्रेट काउंटर टू इट। यहाँ SCO आ गया, यहाँ आ गया। फिर हम देखते हैं इसके बाद फिर आते हैं रीजनल ग्रुप्स जो अलग अलग रीजन में फैले हुए हैं, ठीक है। एक USA का अपना होगा कुछ, आप नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ट्रीटी की बात करते हैं जो पे पहले TTP हो रही थी जो हुई नहीं, राइट। ऐसे सारी बॉडीज़ हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे आपको नोट्स में एक जगह मिल जाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे मेंबर्स याद करने हैं, वो अपने प्रीलिम्स में देखें जो इंपॉर्टेंट है। बट द पॉइंट इज क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ देखें ना, USA का EU के खिलाफ भी यहाँ कुछ है। इनकी जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो क्या थी? एशिया में इम्पैक्ट क्या डालता था? एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। और आपका UN में इनके पास परमानेंट सीट है। UN में फंडिंग ये कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। इसके काउंटर में चाइना के पास क्या है? AIIB, राइट। और कुछ खड़ा कर रहे हैं वो? NDB, राइट। और कुछ? BRI, एग्जैक्टली। बहुत पहले अमेरिका का एक मार्शल प्लान हुआ करता था जिसने पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने में और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में यूरोप में बड़ा रोल प्ले किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू दिस लाइन बिकॉज पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, हाउ चाइना इज अ बिगर थ्रेट और डिफरेंट थ्रेट देन USSR टू USA, राइट। तो USSR का चैलेंज अमेरिका को कैसे था? उन्होंने वॉर्सो खड़ी करी मिलिटरीली, उन्होंने और क्या किया था? उन्होंने उनको इकोनॉमिकली इंपैक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं किया। उनकी वॉर थी आइडियोलॉजिकल प्लस स्ट्रैटेजिक। So they had a strong military which they fought around NATO with Warsaw Pact. They fought US on let's say on naval levels. उन्होंने क्यूबा में वो लगा रखे थे, मिसाइल्स की बात हो गई थी।
बट दे वर नेवर ऑन दिस आस्पेक्ट. उन्होंने कुछ ऐसा खड़ा इस लेवल पे नहीं किया था जहां पर वो इम्पैक्ट कर सके उनकी इंस्टीट्यूशनल पावर को, उनकी इकोनॉमिकल पावर को. तो जब ये क्वेश्चन आप आंसर करते 250 वर्ड्स में आंसर करना था, सो यू हैड टू फोकस लेस ऑन लेट्स से क्या चल रहा है, बट ऑन डायमेंशंस. सो डायमेंशंस लाइक स्ट्रेटेजिक, डायमेंशंस लाइक इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑल्सो ऑन सॉफ्ट पावर. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई थी यूएसएसआर के साथ वो उनकी सॉफ्ट पावर का इशू था. मैकडोनल्ड्स आज रशिया में भी है जो बंद हो गई बाई चांस, पर ऐसा कुछ रशिया का नहीं है जो अमेरिका में हो. हम सब रशियन ब्रांड्स यूज़ करते हैं क्या? कोई कुछ आपको याद आ रहा हो? एक होगा शायद टेलीग्राम आप लोग यूज़ करते होंगे, बट देन वो भी रशिया से बाहर जा चुके हैं जो उसके बनाने वाले थे. तो वी आर मोस्टली यूजिंग अमेरिकन ब्रांड्स बिकॉज दैट्स एन अमेरिकन सॉफ्ट पावर. चाइना इज काउंटरिंग यूएस ऑन दैट फ्रंट एज वेल. हम सब चाइनीज ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो अ मेजर पावर इज आइडेंटिफाइड ऑन डिफरेंट डायमेंशंस. सो वी सॉ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन. अगर मैं अब यूएस से कंपेयर करूँ चाइना का, तो ऑन स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दे आर स्टैंडिंग अप विद एससीओ, दे आर स्टैंडिंग अप विद लेट्स से दे आर BRI चेकबुक डिप्लोमेसी. सो दे आर इंक्रीजिंग देयर होल्ड अलग अलग डायमेंशन से. सो व्हेन वी आर आंसरिंग सच क्वेश्चंस हमें बस थोड़ा सा और सोचना है कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं और इजीली आंसर्स बन जाते हैं. ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया आपको नहीं पता थे, ये सबको पता है क्योंकि कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, कुछ अपने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, कुछ IR में पढ़े हैं. इन सबको साथ लाना है. 250 वर्ड में ये जो कीवर्ड्स आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या थे. इसलिए चाइना इज बड़ा चैलेंजर है अमेरिका का rather than USSR. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, राइट? सो विल डिस्कस द PYQ एज वेल. सो वी आर अगेन ऑन दिस मैप. ओके, सो अभी हमने देखा चाइना और USA का चैलेंज. नाउ एक चीज़ और थी USSR की, द थिएटर ऑफ वॉर वॉज इन यूरोप. सो थिएटर ऑफ वॉर वॉज इन दिस रीजन. यहाँ प्राइमरली वो चैलेंज कर रहे थे. ये रीजन था, राइट? इधर ही था सारा जो चल रहा था. नेटो का हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन एक्सपेंशन हो गया. आइडियोलॉजिकल एक वॉर थी. तो वो कहते थे कि भाई अगर आपकी आइडियोलॉजी हमसे मैच कर रही है, इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग कम्युनिज्म ओनली देन वी कैन वर्क इट आउट. So there was a tacit alliance between capitalist and communist countries. They were fighting on that level. चाइना क्या है भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं, लोन लो, हमारे इंटरेस्ट को सर्व कर दो आप बस. So they are funding capitalists, they are funding communists, they don't have any such issue. So the biggest drawback of ideology is not related to China at all. और वो सॉफ्ट पावर पर भी पुश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इंडिया को इम्पैक्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है. क्योंकि पहले जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? वो चल रही थी इस रीजन में, राइट? कुछ यहाँ क्यूबा के पास गए थे वो लोग लड़ने. मे बी जापान, साउथ ईस्ट एशिया पे भी एक इशू था, वियतनाम वॉर हो गई, ठीक? अफ्रीका में भी कुछ चल रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ाने की लड़ाई. अभी जो थिएटर ऑफ वॉर है इज नॉट ऑन दिस रीजन, इट इज़ हेयर. दिस इज योर एरिया ऑफ कंसर्न, इंडो पैसिफिक, राइट? इंडो पैसिफिक में मेजर प्लेयर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? इंडिया, राइट? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूसी जापान, जापान जो हालांकि दूर है पर इट्स नियर इट. देयर इज योर स्टेट ऑफ मलक्का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये रीजन एक हुआ. दूसरा रीजन ये है कौन सा, इसे क्या कौन सा रीजन कहते हैं? अटलांटिक का रीजन है. तो यहाँ पे तो मेजर पावर का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. रशिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि रशिया कभी भी इस रीजन में नहीं घुस सकता था. यहाँ पे सारे जो पोर्ट्स हैं दीज आर कोल्ड वाटर पोर्ट्स, मतलब ठंडियों में वो जम जाते हैं, सो उनके शिप्स मूव नहीं कर सकते. सो दे ऑलवेज नीडेड अ वार्म वाटर पोर्ट. सो दे कहते हैं द बेयर नीडेड समथिंग टू गो आउट. इसलिए जो यूक्रेन में उन्होंने कब्जा भी किया, कोशिश करें कि जो वार्म वाटर पोर्ट्स हैं उन पे कब्जा हो सके, ब्लैक सी के आसपास का रीजन हो सके. सो चाइना के पास वो प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को उधर जाना ही नहीं, डिसरप्ट ही नहीं करना ट्रेड. चाइना ने पूरा ट्रेड ही अपने तरफ घुमा लिया है. सो अब पहले सारा ट्रेड वहाँ होता था, रशिया को वहाँ से निकालना तो कुछ नहीं करके अपने एरिया में फैल रहा था वो. चाइना ने क्या किया है, कोई बात नहीं आप रहने दो, हम अपने लिए इतनी ज़्यादा पावर बढ़ाएंगे इस रीजन में कि लोग खुद ट्रेड करने आएंगे. सो दे आर बिल्डिंग अ BRI वेर इन दे आर कंट्रोलिंग दिस होल रीजन थ्रू दिस रूट, राइट? दे आर नॉट गोइंग थ्रू नेवल रूट बट दे आर गोइंग थ्रू दिस रूट. जो रीजन उनके पास का है विच इज़ इंडो पैसिफिक, दे आर कंट्रोलिंग दिस विद स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कंट्रोलिंग स्ट्रेट्स. ये दिखाता है कि जो चैलेंज है वो नया है और चैलेंज किस तरह माउंट अप कर रहा है चाइना. ये एक ही टॉपिक है, मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया अभी तो, कोई टर्म कोई डेटा नहीं बताया, बट आपको पता लग रहा हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हम अपने आंसर्स में बेटर यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. सो प्राइमरली IR का काम यही है जो क्लासेस का होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बताया जाए. आपने 20 पेज अपने चाइना पढ़ा, चाइना के डायमेंशंस कवर कर लिए, डेटा तो आपको बुकलेट में मिल ही रहा है, करंट अफेयर्स जहाँ से कर रहे हैं आप. बायलैटरल ट्रेड कितना वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशंस कवर करना, राइट? इसी तरह दूसरे टॉपिक पे आते हैं.
इंडिया का इंटरेस्ट कैसे कवर हो रहा है पता लग गया आपको, मतलब इस इन दो केसेस में हमने डिस्कस किया, राइट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। नेबरहुड में आ जाते हैं, इधर से आते हैं, इधर तक जाते हैं। सबसे ऊपर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका। आसपास में इंडिया के सब तरफ आग लगी हुई है, नो डाउट। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट राइट नाउ? कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग ऑन चाइना और श्रीलंका और ऑन पाकिस्तान, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? श्रीलंका इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट ही नहीं है। और चाइना पे आप देखो तो हर साल क्वेश्चन आया पिछले 5 साल से, ऑलमोस्ट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको चाइना करना ही पड़ेगा। बाकी आंसर्स भी बिना चाइना के आप आंसर नहीं कर सकते। सो चाइना के जितने डायमेंशन है, मिलिट्री डायमेंशन हो, इकोनॉमिक डायमेंशन हो, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन हो, वो कहाँ का इन्वेस्ट कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन IR। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 तो एटलीस्ट आएंगे, चाहे वो यूक्रेन आप करें चाहे कुछ भी करें, चाइना का एक पॉइंट आपको हर आंसर में लिखना है। सो चाइना यू हैव टू डू। नॉर्मली श्रीलंका को लोग इग्नोर करते थे, इस बार श्रीलंका इज इंपॉर्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंस क्यों आती है? ड्यू टू दिस मैन, ड्यू टू दिस कंट्री चाइना, बिकॉज व्हाट चाइना डिड, शी गेव देम लोन्स which were not loans, which was a trap, which is called as debt trap diplomacy. एक टर्म है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, एक है चेकबुक डिप्लोमेसी। डिफरेंस पता है आप लोगों को? क्या फर्क आता है? हमने पढ़ा होगा आर्टिकल में, चेकबुक डिप्लोमेसी हो रही है, अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हो गई है। बताओ। Checkbook diplomacy is easy loans with very low interest rate, and debt trap diplomacy is they will finally convert their equity, the loan into some equity, Okay. and take over the assets. फेयर इनफ। मतलब चेकबुक तब हो रहा है जब आपको कुछ पता नहीं, चेक काट के दे दिया, भाई वी नीड एक्सेस, विल गेट इट। कंपनीज हैं, इंडिया चाइनीज कंपनी कम्पीट कर रही हैं, दे हैव मोर मनी, वो चेक काट के दे रहे हैं, हम ट्रेड करेंगे, इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर देम। बट जब उस चेक का इस्तेमाल आप कंट्रोल करने के लिए करने लगते हैं, टू क्रिएट अ डेट अराउंड देम, फिर उन एरियाज पे कब्जा कर लेते हैं, दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ चेकबुक डिप्लोमेसी। चेक दिया, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, अच्छा, जब आप चुका नहीं पाओगे तब प्रॉब्लम आएगी, देन इट विल क्रिएट अ ट्रैप। अब निकल ही नहीं सकते, इतना कर्जा हो गया है, क्योंकि जो उन्होंने पैसे देके आपसे पोर्ट्स बनवा लिए, सस्ता पैसा मिला, अपने पोर्ट बिल्ड कर लिया आसपास, ज़रूरत नहीं थी, पर जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या कर रहा है चाइना? दे सेइंग कि भाई आपको पोर्ट बनाने हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, सस्ता पैसा है, 4-5% लोन है, आप ये पोर्ट बनाओ, बहुत सारे शिप्स आएंगे, रेवेन्यूज आएंगे, आपकी ये पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी और इन्वेस्टर्स आएंगे, उसके बाद हमें आप लोन रीपे कर देना। बहुत अच्छा। ऐसा कुछ बांग्लादेश ने ऑलरेडी सक्सेसफुली किया था, चिटगांग पोर्ट हो, ढाका पोर्ट हो, वहाँ पे काम बहुत अच्छा हुआ, कई देश ऐसा करते हैं, तो अच्छा लगता है सबको, सस्ते में पैसा मिल रहा है। पर भाई श्रीलंका में कितने लोग आएंगे, कितनी कंपनीज आ जाएंगी, कितना एडवांटेज है, उनको लगा पैसे सस्ते आ रहे हैं, ले लो, लेके आपने बना लिया चेकबुक डिप्लोमेसी, वो इंडिया जाएगा कि भाई हम भी आपको पैसे दे सकते हैं, चाइना अगर हम 2% कम पे लोन दे रहे हैं, दैट्स अ चेकबुक डिप्लोमेसी, टेक इट। इट बिकेम्स अ डेट ट्रैप। जब आपने इतना कर्जा ले लिया है कि अब आप फंस गए हैं, अब आप इंटरेस्ट चुका नहीं सकते, क्या करोगे? वो ज़मीन कब्जा कर लेगा आपका, दैट बिकेम्स अ डेट ट्रैप, राइट। सो चाइना हैज़ मूव फ्रॉम चेकबुक डिप्लोमेसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इन दिस रीजन। वैसे नॉर्मली इंटरचेंजेबली ही यूज़ होता है इसका चेक, लेकिन एक फॉर्मली एक डिफरेंस ही होता है। चाइना का ट्रैप यहाँ बढ़ा है, तो हमें श्रीलंका कवर करते टाइम भी चाइना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाइना के 2 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं कि सारी आधी दिक्कतें वहीं से आई हैं। फॉरेक्स रिजर्व चला गया, इंटरेस्ट कैसे देंगे? यही प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान के साथ है कि उनको कहा जा रहा है कि आपने जो चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है उसके पैसे देने हैं, दे आर काउंटिंग इट डिफरेंटली। तो IMF कह रहा है हम आपको लोन तभी देंगे जब आप चाइना को पेमेंट बंद करोगे, लेकिन चाइना कह रहा है वो बात नहीं होगी भाई, आपने पैसे लिए हैं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ चाइना इज ऑपरेटिंग, जहां वो सीधा थ्रेट क्रिएट नहीं करता, कोई मिसाइल नहीं भेजता, कुछ अटैक नहीं करता, सिंपली दे आर टॉकिंग इकोनॉमिकली। सॉरी, ये पॉइंट था हमारा नेबरहुड रिलेशंस का। तो नेबरहुड रिलेशंस में आपको छोटे नेबर चाइना, मालदीव्स, इन पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली चाइना का जो भी डायमेंशन है वो आप अच्छे से कवर करिए। स्पेसिफिकली अभी चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी, स्पेसिफिकली चाइना का मिलिट्री जो एक्सपेंशन है, स्पेसिफिकली अराउंड जो लद्दाख में हमने देखा हो रहा है वो, फिर हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान एज वेल। बाकी इंडिया पाकिस्तान तो आप करेंगे, मुझे पता ही है, इंडिया अफगानिस्तान आप करेंगे, बट हाउ तालिबान अभी उभरा है, तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट हो रही है, हाउ डू वी सी तालिबान के साथ एंगेजमेंट, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आती हैं। एक टर्म हमने सुना अभी SCO का, सबने बात करी, SCO की रेलेवेंस कोई आपको अफगानिस्तान से दिख रही होते हुए? यहाँ आपका अफगानिस्तान है, मोस्ट मान लेते हैं ये एरिया। अगर आपको अफगानिस्तान से बात करनी है और आप तालिबान से बात नहीं कर रहे, तो आप उनसे बात करोगे कैसे फिर? वहाँ इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा तालिबान को? पाकिस्तान। ना आप तालिबान से बात कर रहे हो, ना आप पाकिस्तान से बात कर रहे हो, हाउ विल यू इम्पैक्ट अफगानिस्तान? और अगर आपने वो एरिया खाली छोड़ दिया तो आपका नेबरहुड ओपन पड़ा है, आप मेजर पावर बनना चाहते हो, बनोगे कैसे?
सो हमेशा एक कंट्री एवेन्यूज ढूंढती है टू हैव अ डायलॉग. तो जब हम SCO पढ़ रहे हैं, वहाँ SCO में भी देख रहे हैं नॉट नेसेसरली एज अ टूल वेर इन वी विल सिक्योर a more stronger relation with Russia, China and Central Asia, but we'll also use it as a tool to influence or engage Afghanistan. तो जब आप SCO का पॉइंट लिख रहे हैं तो वहाँ ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने ये डायमेंशन सोच रखा है तो. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जब आप मैप देख रहे हैं भाई SCO में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, इनके साथ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, अच्छा यहाँ से भी इंपैक्ट कर सकते हैं. ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी अभी ज़्यादा लग रही हैं, कितना कौन करेगा भाई, ये सब एक बार आप एक रीजन को रीजन तरीके से देखो तब समझ आएगा. आप इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश करते जा रहे हो तो आपको कनेक्शंस ड्रॉ नहीं करेंगे और वो 1-2 पॉइंट एडिशनल बन सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं आपको मार्क्स में. नेबरहुड में जैसे मैंने बताया, जब आप श्रीलंका पढ़ रहे हैं तो आपको चाइना पढ़ना पड़ेगा, जब आप अफगानिस्तान पढ़ रहे हो तो वहाँ आप SCO को चाहो तो रिलेट कर सकते हो अगर ऑप्शन बन रहा है तो. सो दैट इज़ अबाउट इंटरकनेक्शंस, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंटरकनेक्ट टॉपिक्स एंड इंटरकनेक्ट डायमेंशंस. जैसे मैंने बताया अभी नेटो वगैरह के मामले में कि सिक्योरिटी डायमेंशंस भी आपके इकोनॉमी डायमेंशन से मिले हुए हैं. इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज डायस्पोरा. डायस्पोरा पे 2 साल पहले क्वेश्चन आया था. डायस्पोरा को हम अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं. अभी डायस्पोरा का रोल क्या होता है बताओ जरा मुझे कोई. रेमिटेंस, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? सॉफ्ट पावर, ठीक है. एनीथिंग एल्स? P2P connections ठीक है. Anything else? Sorry? हाँ, इन्फ्लुएंस या लॉबिंग की पावर कह सकते हैं आप. दे कैन लॉबी, प्रो इंडियन लॉबी यू कैन क्रिएट देयर. पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट इन सबसे हो जाएगा इनका. ठीक है. इंडियन डायस्पोरा दुनिया में कितने नंबर पे आता है, कोई आइडिया है? आई थिंक अभी 2 इसमें चीज़ें हैं. एक, अगर आप UK की डायस्पोरा को गिनते हैं, ठीक है, तो उसमें आयरिश लोग आते हैं, वो सारे आते हैं जो US में सेटल हुए थे. नॉर्मली हम उनको गिनते नहीं क्योंकि अब वो वहाँ सेटल हो गए परमानेंटली. अदरवाइज इट्स फर्स्ट UK, देन चाइना, देन इंडिया. क्योंकि सोचो आप पूरा यूरोप ऑलमोस्ट या USA में क्या है, मोस्टली वहाँ से आए थे, पर UK इज़ नॉट काउंटेड. सो चाइना एंड इंडिया, 2 आर द मेजर डायस्पोराज. रोल ऑफ डायस्पोरा जब आप कवर कर रहे हो, कहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हो किस आंसर में. एक और आंसर पिछले साल आया था अफ्रीका के ऊपर. ठीक है, दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज अफ्रीका एंड हाउ इंडिया इज इम्पैक्टिंग, इंडिया की पॉलिसी क्या अफ्रीका को लेकर. वहाँ पे आपको डायस्पोरा का पॉइंट ऐड करना था. अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको डायस्पोरा ऐड करना था. क्योंकि हालांकि कुछ जैसे साउथ अफ्रीका, वहाँ इंडियंस थोड़े बदनाम हैं. ये गुप्ता ब्रदर्स हैं, वो वहाँ के प्रेसिडेंट पे भी बहुत इम्पैक्ट करते थे. वहाँ की पॉलिसी अपने हिसाब से करवा ली. करप्शन का बहुत इल्ज़ाम लगे थे उनके ऊपर और दंगे भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में हुए थे. अगर आपने न्यूज़ कवर किया था तो आपको वहाँ डायस्पोरा का पॉइंट मिलता. और डायस्पोरा अफ्रीका में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज ऑन द मेजर कम्युनिटी लिविंग इन अफ्रीकन कंट्रीज, चाहे वो केन्या हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, वहाँ ये पॉइंट आता. अगर आप सिर्फ ये देख लेना सिलेबस, तो IR के मोर और लेस सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. हर जो टॉपिक टर्म आपको दिख रहा है उस टर्म के आसपास आपको बस कनेक्शंस बनाने हैं. ये हमारी कोशिश होगी समझाने की. अगला पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट. अगेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप IMF करेंगे, वर्ल्ड बैंक करेंगे. आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे कंपेयर करें जो चैलेंजर ग्रुप्स हैं उसके साथ. IR में एक टर्म होता है, देयर इज वन पावर विच इज कॉल्ड एज स्टेटस को. हमेशा लड़ाई चलती रहती है 2 तरह के ग्रुप्स के बीच में. एक होता है स्टेटस को, एक होता है रिविजनिस्ट. ये टर्म आपको बताना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के बता रहा हूँ. स्टेटस को वो होता है जिसको लगता है कि जो अभी चल रहा है ना मेरे लिए ठीक है, इसको ऐसा चलने दो. रिविजनिस्ट वो होता है जिसको लगता है कि नहीं अभी जो चल रहा है वो सही नहीं है, हमें से बदलने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो यहाँ बैठे हो सब रिविजनिस्ट हो, सबको ऑर्डर में चेंज चाहिए, सबको एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री चाहिए. स्टेटस को वो होगा जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा होगा और आप उसकी सीट आके ले लोगे. सो जो मेजर पावर है अभी कौन होगा स्टेटस को इस दुनिया में, कौन चाहेगा कि जैसे USA, राइट. रिविजनिस्ट किसे कहेंगे हम? चाइना. इंडिया कहाँ पर होगा? इंडिया इज रिविजनिस्ट. इंडिया इज रिविजनिस्ट इन वर्ल्ड ऑर्डर, बट इंडिया इज स्टेटस क्वेश्चन इन साउथ एशिया. क्योंकि हमारी पार यहाँ पे ऑलरेडी है. हम नहीं चाहते कि चाइना घुस जाए, हम ये चाहते हैं कि हम UN में घुस जाएं, इंडो पैसिफिक में घुस जाएं, बस साउथ एशिया में कोई ना आए. सो इंडिया इज अ स्टेटस क्वेस्ट पावर इन साउथ एशिया. ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये टॉपिक देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑलवेज लुक एट 2 डायमेंशन. अभी जो पावर है विच इज स्टेटस क्वेस्ट, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि भाई हमारा पावर बढ़ा रहे. तो चाहे EU हो,
चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, उनका वोटिंग शेयर ज़्यादा होता है यूरोपियन पावर्स का और मेजर कंट्रीज़ का जो वेस्ट की हैं। जो चैलेंजर्स हैं, जो रिविजन चाहते हैं, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, वो सब कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमें एंट्री चाहिए यहाँ पर, हमारा वोटिंग शेयर बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे हम अपने खुद की बॉडीज़ खोल लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक खोल लिया, AIB खड़ा कर लिया। तो ये जब भी आपको इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, ट्राई टू कंपेयर इट विद अदर बॉडी, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमेशा रिलेट करके पूछा जाएगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। सेम विद एजेंसीज, ताकि इससे होगा ये कि आप इंटरकनेक्शंस इजीली ड्रॉ कर पाओगे। किसी को भी तो कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अप टू दिस, जहाँ लग रहा हो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रही हैं चीज़ें। तो अब आते हैं दोबारा इसके ऊपर। अभी तक हम ब्रॉडली सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये टॉपिक क्योंकि IR का है तो हम मोस्टली बातें ही करेंगे। डेटा का आपको एक बार में एक पेज में डेटा मिल जाएगा, बायोलॉजिकल ट्रेड कितना आपको पता चल जाएगा बस। सो देखो, जो ये 4 की एरियाज हैं, नेबरहुड, ग्लोबल ग्रुप्स एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज, डायस्पोरा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसी में जो मेजर पावर्स हैं वो भी आपको करनी होती हैं। हमेशा ये चारों दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया ने RCEP क्यों नहीं ज्वाइन किया। किसी को पता इंडिया ने RCEP क्यों ज्वाइन नहीं किया था? सॉरी, ट्रेड डेफिसिट और ठीक, जो इनके IPR रिजीम्स थे, चाइना का जो डंपिंग इश्यूज थे। जब आप चाइना का आंसर कर रहे हो तो क्या ये पॉइंट आएगा उसमें? आएगा ना, RCEP भी, विच इज़ यू कवरिंग इन अंडर ग्लोबल एग्रीमेंट्स और कंट्रीज़ में कवर कर रहे हैं, पर वहाँ से रिलेट हो रहा है। सो क्या है कि अगर आपको इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन लिखना है, आप वही लिखने जाओगे, व्हाट आर द इश्यूज, 4 पॉइंट, कश्मीर, टेररिज्म, ठीक है, वो आप 4 पॉइंट लिख लोगे, मैंने बहुत अच्छा आंसर लिख लिया। क्योंकि 150 वर्ड या 200 वर्ड में, 250 वर्ड में लिखना है, सामने वाला और एडिशनल पॉइंट डायमेंशन ऐड करेगा, तो किसका आंसर अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा डायमेंशन ऐड कर रहा है। चाइना में आप लिखेंगे इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, मिलिट्री इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, थोड़े बहुत इकोनॉमिकल इश्यूज़ लिख लोगे आप कि चलो हमें FTA नहीं हो पा रहा, हम ग्रुप से बाहर हो रहे हैं। बट अगर आप उसको और कनेक्ट करोगे पॉलिसीज से, एग्रीमेंट से, इंस्टीट्यूशन से, तो आपका आंसर ज़रा बेटर होगा। सो दैट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच द टॉपिक, कि जहाँ कनेक्शंस ड्रॉ कर सके वहाँ हो पाएगा। और इसमें ज़्यादा सर भी नहीं खपाना, आपको रीजनली पढ़ना, आप समझ जाएंगे कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ एशिया ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रीसेंट ईयर्स। कीवर्ड इज एग्जामिन। एग्जामिन कैसे करना है? तो एशिया अफ्रीकाज ग्रोथ स्टोरी को। अब मुझे बताइए, हमने अभी अफ्रीका कुछ डिस्कशन किया, इस क्वेश्चन में इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में आप कैसे देखेंगे? हाउ विल यू डिफाइन, क्या होगा इंडिया का इन्फ्लुएंस? India Africa Summit, Asia Africa Growth Corridor with Japan, and countering the ports of call of China, like in Djibouti, they had a military port, and ओके, चलो, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, फेयर इनफ। और कुछ? इलेक्ट्रिक ग्रिड, चलो ये बात आ गई है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ठीक है, हमें बताना है कि अफ्रीका का इन्फ्लुएंस यहाँ कैसे बढ़ रहा है। अगेन ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर। अफ्रीका में अभी इंडिया क्या चाहता है? ट्रेड बढ़ाना, विच इज़ वन डायमेंशन, विच इज़ योर इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन किसके खिलाफ खड़ा करेगा इंडिया? यहाँ चाइना, यहाँ आसपास समुंदर है, आपकी स्ट्रेटेजिक और इवन ट्रेड में चैलेंजर कौन है? चाइना। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट में अफ्रीका में बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं। पिछले साल एक आर्टिकल आया था, द थर्ड स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। स्क्रैम्बल मतलब एक पहले विभाजन इनका यूरोपियन कंट्रीज़ ने 1870s के आसपास किया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास एक 1914 में कहा जाता है एक और डिवीजन हुआ था। फिर जब जर्मनी पावरफुल हुई थी तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी अफ्रीकन रीजन्स पे, देन वी कॉल्ड सेकंड स्क्रैम्बल। अभी कहा जा रहा है थर्ड स्क्रैम्बल चल रहा है, जहाँ USA, इंडिया, मेनली इंडिया एंड चाइना आर रनिंग फॉर अफ्रीका, कि भाई हमें अफ्रीका में पावर बढ़ानी है। तो इंडिया का चैलेंजर यहाँ पे चाइना है। चाइना की कंपनीज कैसी होती हैं? पब्लिकली फंडेड हो। इंडियन कंपनीज पब्लिकली फंडेड तो इंडिया में काम नहीं कर पाती, वहाँ क्या काम करेंगी, ठीक है। तो जब आप अफ्रीका पढ़ रहे हैं तो कुछ कंट्रीज आपको यहाँ पे याद आती होंगी, पूरा अफ्रीका तो याद नहीं होगा किसी को। आपने अफ्रीकन यूनियन बोला, अच्छा पॉइंट था। इंडिया अफ्रीकन यूनियन मीटिंग स्टार्ट हुई रिसेंटली, 2015 से शुरू हो चुके हैं ज़्यादा। तो इट शोज़ कि इंडिया इज एंगेजिंग अफ्रीका नाउ मोर देन अर्लियर इट वॉज।
बट अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आपको 200-250 वर्ड में आंसर करना है, वो पॉइंट छांट सकते हो अपने हिसाब से, यू आर स्मार्ट इनफ फॉर दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज ऑन दिस क्वेश्चन. ये वो टॉपिक हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको इसके लिए कोई विशेष पढ़ना नहीं है, कुछ रट्टा नहीं मारना. ये अफ्रीका है. यहाँ पे लोग कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं मैक्सिमम? कौन सी कंपनी का टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा आपका? एयरटेल अफ्रीका की सबसे बड़ी एक टेलीकॉम कंपनी है जो अफ्रीका में ऑपरेट कर रही है. वहाँ की एक और कंपनी है जो लोग बाइक यूज़ करते हैं, पल्सर वगैरह, बजाज इज़ अ मेजर प्लेयर इन अफ्रीकन कंट्रीज़. टाटा इज़ अ मेजर कंपनी इन अफ्रीका. बजाज के जो ऑटोज़ हैं ये सारे वहाँ चल रहे हैं. बट यू सी हियर इज़ 3 प्राइवेट कंपनीज जो इंडिया की मेजर कंपनीज ये अफ्रीका में ऑपरेट करती हैं. मैंने बोला था कि बहुत सारे इंडिया के लोग हैं अफ्रीका में, डायस्पोरा. और कुछ दिख रहा है आपको? ये सब किससे compete करेंगे? चाइनीज़ कंपनी से. एयरटेल किससे compete करेगा? वावाई से, जिसे हम हुआवे भी कहते हैं. वावाई पे आरोप क्या लग रहे हैं कि भाई आप चाइना के स्टूज हो, आप गवर्नमेंट जो कह रही है वही कर रहे हो. सो दे आर स्टेट ओन्ड कंपनीज. इंडिया की प्राइवेट कंपनीज है, दे हैव बेटर पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड दे डोंट ट्राई टू फोर्स कंट्रीज. वो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास प्रॉब्लम है ना, आप बोलोगे दुकान बंद तो दुकान बंद, इंडिया बचाने तो आएगी नहीं. सो इन इंडिया अप्रोच इंडिया टेक इन अफ्रीका इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना. पहले ये देखते हैं कैसे कि इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर लेड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है. दूसरा, इंडिया ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वहाँ बढ़ाया. डायस्पोरा पहले से है, वो बाद में नहीं भेजी गई, महात्मा गांधी के टाइम से चला आ रहा है वो. और हिस्टोरिकली भी जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है बहुत अच्छा रहा है. ये हो गई मेजर बातें. अब आप आते हैं इंडिया की दिक्कत है क्या. भाई इंडिया को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए. फंड्स ऑब्वियसली. और फंड्स के अलावा कोई इक्विपमेंट कुछ चाहिए होता है. जो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? तेल, ऑयल. अमेरिका ने कहा कि भाई वेनेजुएला बंद, रशिया बंद, ईरान बंद, कहाँ से आएगा तेल? सेंट्रल एशिया से ला नहीं सकते आप, वहाँ भी है भी नहीं उतना ज़रा तेल. नाइजीरिया इज़ इन अफ्रीका. थर्ड मेजर इंपोर्टिंग प्लेयर है अभी नाइजीरिया इंडिया का ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज में. इंडिया को कहीं से क्या चाहिए? जिस देश के पास तेल एनर्जी है इंडिया को वहाँ से वो चाहिए. इंडिया इज स्टार्टिंग टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया. राइट, फर्स्ट पॉइंट. सो इंडिया इज अ मार्केट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विच दे कैन प्रोवाइड. देन देर इज कीनिया. देन देर इज अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में क्या होता है, कुछ पता है किसी को? यस, एग्जैक्टली, गोल्ड माइंस. हाँ, और भारत में लोगों को क्या चाहिए? बहुत सारा सोना और बहुत सारा तेल. तो वो दोनों इस रीजन में है. तो इंडिया वहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है. जब अफ्रीका आप एज ए रीजन भी पढ़ोगे तो ये आपको दिख रहा है. लेकिन एक और चीज़ होती है जो थालियों से लोगों की गायब हो रही है, बड़ी महंगी हो रही है, वो है दाल. ठीक है, पल्सेस. जब ऑयल सीड्स की बात आती है तो हम जाते हैं इधर इंडोनेशिया. जब दाल की जरूरत होती है तो हमने एग्रीमेंट किया था किसके साथ? तो मोज़ेम्बिक के साथ, कि भाई आप वहाँ अपने खेतों में यूज़ करो, हम लेके आएंगे. इंडिया कोशिश कर रहा था, मेडागास्कर है यहाँ पे, इसको एंगेज करने कि भाई आप खेती करो, उनके खेतों में खेती होगी स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. यहाँ पर महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियाँ कोशिश कर रही हैं इम्प्रूव करने का कि वो और एरिया ऑक्यूपाई करें जिनमें वो खेती करें. ऑलरेडी अफ्रीका की लैंड को चाइना लीज करता है फॉर दीज थिंग्स. राइट, ये एक डायमेंशन है जो हमें दिख रहा है कि चलो भाई अब खाने की थाली, गाड़ी का तेल, पहनने के लिए हीरे जेवरात, ये सब अफ्रीका में हैं. इंडिया को चाहिए, उनको चाहिए पैसा, वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है. तो इंडिया की जो अप्रोच है विच इज़ वेरी ऑर्गेनिक. तो इंडियाज़ इन्फ्लुएंस हैज़ बीन वेरी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कैसे रही है? तो ऑर्गेनिक के डिवीजन होंगे. पीपल टू पीपल आप शुरू करेंगे, डायस्पोरा की बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट इंप्रूव हुए हैं, विच इज़ अगेन ऑर्गेनिक, नॉट फोर्स बाय स्टेट, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट. इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं. कॉमन इंटरेस्ट क्या है? मैं इस रीजन पे इसलिए फोकस कर रहा था, ये भी तो अफ्रीका है ना भाई, ये रीजन. ये कौन सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, यहाँ क्या होता है? सी पायरेसी, लूट के लेके चले जाते हैं सोमालिया वाले और जिबूटी वाले. चाइना ने आके यहाँ बेस बना लिया, चाइना ने आके अपनी फैक्ट्रीज खोल ली. चाइना क्या करता है? फैक्ट्री मेरी, मजदूर भी मेरे, वो अपने साथ में लोग लेके आते हैं. इंडियन कंपनीज काम करेंगी, लोगों को हायर करेंगी. सो किसके प्रति ज़्यादा लोगों की सद्भावना होगी? विच इज़ नॉट टुवर्ड्स इंडिया. यहाँ पर इशू है सी पायरेसी का. सी पायरेसी के लिए क्या चाहिए? नेवी. नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी कौन सी दिख रही है इस रीजन में आपको? इंडिया.
इंडिया ने अभी तक इस चीज़ को कैपिटलाइज ही नहीं किया था कि भाई हम यहाँ पास हैं, यहाँ अमेरिका आके सब ये कर रहा है, यहाँ से ब्रिटेन इधर इधर ये यहाँ से आके सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्रांस यहाँ से आके सिक्योरिटी दे रहा है, हम सामने हैं, हम क्यों नहीं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन के। ठीक है, हमने अभी इकोनॉमी का फ्रंट देखा, ट्रेड का फ्रंट देखा कि भाई तेल चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी देखी, एयरटेल कंपनी की बात करी, जहाँ पर प्रॉब्लम थी उनको कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो डेटा सेल कर देंगी। इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग दैट। ऑन सिक्योरिटी डायमेंशन इंडिया कैन हेल्प इन फाइटिंग सी पायरेसी। इंडिया कैन इंश्योर ओपन लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द रीजन। सागरमाला इनिशिएटिव, सागर मौसम प्रोजेक्ट पहले था एंड देन और उसके बाद हमने इसको और इंटीग्रेट किया यहाँ। जो छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमने यूएन लेवल पे क्या शुरू किया है, कोalition शुरू किया है, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो कम हो पाए SSIDs के साथ। मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन है, वहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी इंडियन है, इंडियन ऑरिजिन के, सॉरी नॉट इंडियन। तो वहाँ हमने देखा कि इंडिया का इम्पैक्ट इतना था कि पॉलिसी मेकिंग भी प्रो इंडियन है। वहाँ पर हमने कोशिश की है कि जहाँ हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, कर रहे हैं, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ उनको क्या दे रहे हैं हम। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा आई थिंक प्रीलिम्स के दौरान कि उनको इंडिया ने पेट्रोल व्हीकल्स दी थी, OPVs, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। श्रीलंका को दी थी और इस अफ्रीकन रीजन में कई कंट्रीज़ को दी थी। वो सिक्योरिटी डायमेंशन में इकोनॉमिक डायमेंशन कवर कर लिया हमने, ट्रेड डायमेंशन कवर कर लिया, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन कवर कर लिया। तो इंडिया जो इन्फ्लुएंस है वो हर लेवल पे बढ़ा रहा है। सो नाउ वी लुक बैक एट दिस क्वेश्चन, एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन रीसेंट ईयर्स। तो अब आपको क्या क्या दिख रहा है, 4-5 ब्रॉड डायमेंशन दिख रही है जहाँ इंडिया इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ऑन ट्रेड, ऑन एनर्जी, ऑन सिक्योरिटी, ऑन लेवल ऑफ सॉफ्ट पावर, एजुकेशन। जहाँ भी इंडिया जाता है सबसे पहले क्या करता है कि भाई हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अफ्रीका में इंडिया जो भी यहाँ पे गरीब कंट्रीज़ हैं या जिनकी हालत बड़ी ख़राब है, वहाँ पर इंडिया, ये रीजन जो है ना यहाँ ये वाला, यहाँ पर चलते रहते हैं दंगे और लड़ाइयाँ होती रहती हैं ग्रुप्स में। यहाँ इंडिया क्या भेजता है, UN के थ्रू इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंडिया प्रोवाइड करता है इस रीजन को। तो अफ्रीका को आप बांटे ना, तो ऊपर इजिप्ट है, इजिप्ट को चाहिए टूरिस्ट, इंडिया प्रोवाइड करेगा। नाइजीरिया को बेचना है तेल, इंडिया प्रोवाइड करेगा। इनको चाहिए सिक्योरिटी, इधर के रीजन को इंडिया प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो रीजन है वहाँ हम पढ़ते हैं UN में ना, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे, सूडान भेज रहे हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं। तो भाई वो हमें नॉलेज तो है, यूज़ तो कहाँ करेंगे। इतने साल से आप पढ़ के बैठे हैं कि सूडान में इंडिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे, यूज़ करने का टाइम पिछले क्वेश्चन में था, आपने नहीं किया तो फिर कहाँ काम आएगा वो, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं आप बस। सो वी हैव टू यूज़ सच पॉइंट्स हेयर। इस रीजन में क्या काम है, इस रीजन में क्या काम है, इस रीजन में क्या काम है, हमने देख लिया वो सब कुछ। फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी इंडिया बढ़ोतरी के लिए बात कर रहा है इस रीजन से। तो इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के हैं वो हेल्प करते हैं, साइंस एंड टेक में हेल्प करते हैं। तो ये ब्रॉडली एक पूरा चैप्टर ही डिस्कस हो गया अफ्रीका वाला शॉर्ट में। बट आपको कुछ पॉइंटर्स दिख गए होंगे कि हमें आंसर्स यहाँ कैसे बिल्ड करने हैं। नथिंग न्यू, जस्ट आपको जब आप अफ्रीका पढ़ रहे हैं, मेजर कंट्रीज पढ़ रहे हैं, रिलेटेड कि जो, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है आप इजिप्ट पढ़ रहे हो इजिप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, साउथ अफ्रीका पे क्वेश्चन आएगा। जब वो अफ्रीका पे आ रहा है या डायस्पोरा पे आ रहा है उसको कनेक्ट करें, राइट। अगेन तो आई होप ब्रॉडली चैप्टर डिस्कस हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब आपको कौन से पॉइंट्स छांट रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सबका अलग अलग तरीका होता है। हाउ यू यूज दैट इन योर आंसर वो हम डिस्कस ब्रॉडली करेंगे। पर दूसरे पे आते हैं पहले। यूएस इज फेसिंग एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अगेन डायमेंशंस पकड़ेंगे, क्यों भाई, क्यों ज़्यादा खतरनाक है चाइना से ये बताइए। हमने डिस्कस किया ये, आप शुरू से ना या आप लेट आए? आप लेट आए, चलिए आप पहले से बैठेंगे ना। जब हमने सोवियत यूनियन कवर किया था आप थी ना। आप मुझे 2 डायमेंशन बताइए जहाँ सोवियत यूनियन से ज़्यादा खतरनाक है चाइना। कुछ भी बता दो, कोई बात नहीं। चलो आप बता दो फिर, कोई बात नहीं। डिफेंस, चलो डिफेंस में और बताओ। नेवल पोर्ट्स और China not focusing on ideological aspect, more focus on trade, increasing trade and increasing its सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो रशिया में इतने लोग भी नहीं है, बट ऑल्दो इतना बड़ा कंट्री है, लोग भी नहीं है, मैन पावर नहीं है, और स्टॉप होने की वजह से नीचे कनेक्टिविटी नहीं है। बस सेंट्रल एशिया है थोड़ा बहुत, वरना और यूरोप है, उसके अलावा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। फेयर इनफ।
जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे मैप, तो हमने ब्रॉडली डिस्कस किए थे सारे पॉइंट्स कि कैसे सोवियत यूनियन से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इनके लिए चाइना। हमने बात करी थी आइडियोलॉजी की, कि वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो यूएसए और यूएसएसआर की थी कुछ लेवल पे, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो चेक लेके आते हैं, हमारा काम है, हमारा इंटरेस्ट है, पूरा कर रहे हो आप, कंप्लीट करोगे। सेकंड, वी सॉ इश्यूज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे वो ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, वो एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं। मतलब उनका पंगा चल रहा है जापान के साथ, कोरिया से लड़ाइयाँ चल रही हैं, पर फिर भी जापान ट्रेड कर रहा है, फिर भी इंडिया ट्रेड कर रहा है। भाई ट्रेड नहीं करोगे काम नहीं होगा, आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो दे हैव यूज्ड अ टैक्टिक जो कभी यूएसएसआर ने नहीं किया था। वो कभी चाइना यूएसए के साथ ट्रेड ही नहीं करता था। यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एक पॉइंट अब चाइना चल रहा था, इंडिया का चाइना, मेजर पार्टनर्स में ईयू का चाइना, सबसे झगड़े सबका ट्रेडर वही है। तो यू हैव टू ट्रेड विद देम, इफ यू डोंट ट्रेड विद देम देन इन अ वे यू कैन सस्टेन राइट नाउ। तो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इकोनॉमिक में एक और चीज़ देखते हैं, न्यू एवेन्यूज थ्रू बीआरआई, जिसमें उन्होंने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, जो कि यूएसएसआर बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कभी कर ही नहीं पा रहा था। इकोनॉमिक लेवल हमने देखा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम देख रहे हैं थिएटर ऑफ वॉर जो है वो इंडो पैसिफिक में है। तो नेवल एरियाज और यूजिंग नॉट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसे नहीं न्यूक्लियर बम लेके नहीं बैठा कि अटैक कर देंगे, अमेरिका तक पहुंचेंगे इनके न्यूक्स मोस्टली। तो यूएसएसआर ने कहा था कि हम क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा देंगे, चाइना तो कुछ नहीं करेगा, तो हमें लड़ना ही नहीं है, वी विल हैव अ पीसफुल राइज। पीसफुल राइज उनका कहना ये कि भाई आपके एरिया में जाना ही नहीं है, हम यही एरिया अपना कैप्चर कर लेंगे। अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं इन्फ्लुएंस, साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ा रहे हैं, यूरोप में बढ़ा रहे हैं, मंगोलिया को ऑलमोस्ट कैप्चर करके रखा हुआ है, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कैप्चर करके रखा हुआ है, श्रीलंका को ऑलमोस्ट कैप्चर करके रखा हुआ है। सो द राइज इज नॉट डायरेक्ट, सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद ऑन मिलिटरी टर्म्स, ठीक है। तो थिएटर ऑफ वॉर अलग है, फोकस नेवल पावर्स पे है, वहाँ से इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। देन ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल क्या अपने खुद की इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहे हैं, AIIB की बात हमने कर ली, ब्रिक्स की बात कर ली, NDB की बात कर ली, आप देख रहे हैं SCO को खड़ा कर रहे हैं एज अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव टू अदर थिंग्स। तो ये 4-5 लेवल्स पे सीधा सीधा अलग बन रहा है, जो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम यूएसएसआर। तो जब भी आप ऐसे ब्रॉड आंसर्स देखें ना, तो 1-2 पॉइंट आप बता रहे हैं, नेवी बताएंगे, फिर आप बताएंगे मिलिट्री बताएंगे, उसको हटाओ, सीधा आप आओ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। तो वो आप मिसलेनियस में अलग से ऐड कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की बात जब आती है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आती है। तो 5G की बात करें, चाइना इज़ मोर इन अ वे कई एरियाज में आगे है यूएसए से। फास्टेस्ट कंप्यूटर, अभी लड़ाई चल रही है किसका फास्टेस्ट होगा, रिसेंटली चाइना ने उनसे बड़ा तेज़ कंप्यूटर बना लिया। स्पेस में आप जान रहे हो वो अदर साइड ऑफ मार्स जहाँ पर सिर्फ यूएसए गया था वहाँ पहुँच चुके हैं। सो ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट ऑन टेक्नोलॉजिकल एरियाज दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद देम। सो वट वी आर सीइंग हियर इज दैट दे आर चैलेंजिंग देम इन डायमेंशंस जहाँ उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। चलो टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर ने भी चैलेंज किया था, उन्होंने भी अपने मिशंस भेजे थे, पर जब स्पेस वॉर्स तो हुई नहीं, बट ऑन दैट डायमेंशन दे ओवर स्ट्रेच देमसेल्फ, क्योंकि पैसा नहीं था। इन्होंने फोकस इकोनॉमी पे कभी किया नहीं था, इनकी सारी इकोनॉमी खोखली थी और ये एक्सपेंड किए जा रहे थे, हथियार दिए जा रहे थे। इनकी एक ही पावर थी, AK-47। AK-47 इतना शानदार वेपन है कि आप उसको मिट्टी में गाड़ दो, फिर निकालो, फिर फायर करेगी। तो वो इनका यही सॉफ्ट पावर था। क्लाशनिकोव्स आज तक सबको पता है कि 47 रशियन वेपन है, ठीक है, और स्पेस पावर थी, बट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्प्रेड आउट नहीं करी जो जैसे यूएसए ने करी। सो ऑन दीज मेनी फ्रंट्स चाइना इज अ डिफरेंट थ्रेट देन यूएसएसआर। और इट इज़ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, ये हमें जस्टिफाई करने नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने कह रहे हैं। याद रखिए, यहाँ एग्जामिन भी नहीं करना, हो गया, वो मान लिया उन्होंने, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो कहाँ कहाँ पे थ्रेट दे रहा है भाई इनको? इनका एक मेजर जो स्टेटस को पावर है, उसको खतरा किससे? जो वर्ल्ड ऑर्डर जैसा है वैसा रहे भाई, कोई बदले ना। वो भाई 5-5 लेवल पे आगे बदल रहे हैं। आइडियोलॉजी लेवल पे तो छोड़ दो, इकोनॉमिक लेवल पे बदल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बदल रहे हैं, हर जगह वो बदल रहे हैं। तो रिवीजन वो हर जगह कर रहे हैं। सो इट्स अ मेजर थ्रेट फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए, जिनका सब कुछ तभी चलेगा जब दुनिया जैसी है वैसे रहे। अगर अब US डॉलर की जगह जो रेमबिनी है, सॉरी RMB, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेजर करेंसी बन जाए तो क्या होगा? अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। सो दे वांट थिंग्स टू वर्क द वे दे आर वर्किंग, जो चाइना चैलेंज कर रहा है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना का कंट्रोल बढ़ जाएगा तो जो गरीब अफ्रीका की कंट्री है वो क्यों सुनेंगी उनकी?
अभी बांग्लादेश का भला इंडिया कितना भी कर दे, लेकिन अगर चाइना डॉलर लेके आ जाएगा तो वो क्यों सुनेगा बांग्लादेश इंडिया की? लोगों का पेट भी तो भरना है उन्हें। तो सारी आइडियोलॉजी, सारी सॉफ्ट पावर धरी की धरी रह जाती है जिसके पास पैसा होता है। सो दीज आर द एरियाज वेयर चाइना इज काउंटरिंग यूएसए इन अ डिफरेंट डायमेंशन देन यूएसएसआर। ये अपनी किताबें आइडियोलॉजी भेज रहे थे, कुछ हद तक पैसा भी भेजते थे, पर उनका पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे सीधा सीधा ईस्टर्न यूरोप में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे इसको आपने। लेकिन वो चाइना नहीं करता। चाइना पहले ख्वाब दिखाता है, कुछ पैसे भी देता है, और अगर आप पाकिस्तान जैसी कंट्री हो जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है तो कुछ और रियायत भी देता है, लेकिन काम अपना चला लेता है वहाँ से, और सीधा चैलेंज नहीं करता। अभी जब यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाइयाँ थी तो जो यूएसए के पार्टनर्स थे वो एंगेज नहीं करते थे यूएसएसआर से। अभी चाइना, अभी मुझे बताइए कोई यूएसए के मेजर पार्टनर्स कौन कौन से हैं? यूके मान लेते हैं, जर्मनी, ठीक है, इजराइल, जापान, इंडिया, ठीक है, इंडिया को भी मान लेते हैं। सारे चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इजराइल तक, इजराइल के विवाद चल रहे हैं सऊदी अरब के साथ, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, लेकिन इजराइल एक ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? चाइना का। सऊदी अरब के इतने सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो उइगर इशू पे कुछ नहीं बोलेगा चाइना को, क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चीज़ें हैं सब साइड लाइन है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे यूएसए की बात करें, ह्यूमन राइट्स पे इतने उन्होंने समझ दिए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब के साथ हैं। यमन में जो हो रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली नेशनल इंटरेस्ट सबको सर्व करना होता है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। चाइना ने उसी को फॉलो किया है। तो इसलिए हम देखते हैं जो यूएसए के पहले पार्टनर्स थे उनका अलायंस अलग था, यूएसएसआर से बात नहीं करेंगे, यूएसएसआर उनसे बात नहीं करेगा। आज जो यूक्रेन में हुआ, क्या किया अमेरिका ने? चाइना, रशिया को बिल्कुल कह दिया कि भाई ना ट्रेड करेंगे, ना इनके साथ इनके खिलाड़ी खेलेंगे, कुछ नहीं होगा, आइसोलेट कर देंगे। जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करना चाहता था वो अमेरिका रशिया के साथ कर चुका अब ऑलमोस्ट। लेकिन क्या वो चाइना के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। इंडिया पे अटैक कर लिया, कल को ताइवान भी कब्जा कर लेंगे तो वो नहीं कर सकते जो आज हुआ है, क्योंकि चाहे फार्मा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एरिया में उनकी रिक्वायरमेंट है। सो दे आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, सप्लाई चेन्स उनके पास हैं। सो द चैलेंज इज फार मोर डीपर एंड फार मोर मल्टी डायमेंशनल देन यूएसएसआर, इसलिए उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं ये आंसर्स आपको जो बता रहा हूँ, कोशिश ये है कि जो टॉपिक्स आपके सामने आपको सब पता है, बस कनेक्ट करना है। मैंने बायोलॉजिकल ट्रेड का कोई फिगर अभी तक कोट नहीं किया, कुछ नहीं बोला मैंने, सारा आपको पता है। बस यहाँ जो ईंट रखी है उसको लेके आना है, सीमेंट में लगाना है और जोड़ के घर बना देना है आंसर का। अगला क्वेश्चन देखें, क्रिटिकली एग्जामिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया? एससीओ की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंडिया को हेल्प करती है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट। नहीं, पहला पार्ट बताओ ना मुझे, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसको हमें याद रखिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। Regional securities, regional infrastructure. अगर आपको नहीं पता, ठीक है, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, अगर आपको स्पेसिफिकली वर्ड बाय वर्ड नहीं पता, हमेशा रखिए तीन चीज़ें तो होती हैं किसी भी ग्लोबल ग्रुप में, जो इधर है, कनेक्टिविटी, कल्चर एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केट, कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल, इसमें अब मिलिट्री की बात आ जाती है। मिलिट्री की बात कैसे होगी? जॉइंट एक्सरसाइज होंगी। कनेक्टिविटी के लिए सप्लाई चेन्स बढ़ाते हैं लोग, ठीक है, कनेक्टिविटी आप कैसे करते हैं? और ट्रेड बढ़ा के करेंगे आप, एफटीएस करेंगे। तो और दूसरा जो था, यहाँ पर आप कल्चर की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, फोकस बढ़ाएंगे। एससीओ की खास बात है कि यहाँ स्ट्रेटजी, यहाँ ये भी लिखा है कि मिलिट्री पे भी फोकस ये करेंगे, ये एक स्पेशल बात है इनकी। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ब्रॉड, पर वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। और तो इंडिया के लिए यहाँ पर अब क्या है, इसके लिए बताइए मुझे। इन तीनों सी को देख रहे हैं आप, है ना? इनमें क्या क्या दिख रहा है इंडिया के लिए आपको? चलो फिर आ जाता है मैप पे। आप जब भी आंसर कर रहे हो मैप को देखो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। मान लो ये एससीओ का रीजन आ गया, क्या यहाँ दिख रहा है आपको इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी? इंडिया को क्या चाहिए पहले बताइए आप लोगों को। वो भी है, पहले ही बताइए क्या चाहिए इंडिया को, पहले पेट पे बात आती है, क्या चाहिए आपको? ऑयल एनर्जी जो है सेंट्रल एशिया में, रशिया में भी है ना? वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से रूट बनेगा तभी ना, जब पाकिस्तान रास्ता छोड़ेगा, वो तभी छोड़ेगा जब कोई इससे कनेक्ट करेगा। तो वो हमें एससीओ में एक मौका मिल रहा है टू गेट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया टुगेदर टू फाइंड अ रूट थ्रू विच इंडिया कैन गेट समथिंग आइदर वाया सी और स्ट्रेट अवे फ्रॉम अ पाइपलाइन एनर्जी रूट। पहली बात आ गई। दूसरी बात अब आ गई कि भाई चलो घर का चूल्हा जल गया, एनर्जी आ गई, अब चाहिए थोड़ा पैसा, ट्रेड। इंडिया का सामान भी तो एक्सपोर्ट करना है, ये पूरा मार्केट इंडिया के बस से बाहर है सेंट्रल एशिया का। सो दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन
इकोनॉमिक फ्रंट ट्रेड बढ़ाने में, बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगा, अभी बहुत कम है। रेयर अर्थ मेटल कुछ यहाँ पर हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो सेंट्रल एशिया में ही मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो सीधा चाइना के कब्जे में। उनको भी चाहिए भाई, चाइना से कोई बचा है, सब माल उन्हीं को बेच रहे हैं, कुछ तो कोई और लेके जाए, क्योंकि सब तरफ से उनसे घिरे हुए हैं। सो दे हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। सो सेंट्रल एशिया की बात सिर्फ उसी पे ख़त्म नहीं करना है। जैसे ने बोला, यहाँ पर आपको एससीओ मेंबर्स के बाद अफगानिस्तान की बात आती है, इन्फ्लुएंस ऑन अफगानिस्तान, अ वे टू एंगेज पाकिस्तान and to create some pressure over Pakistan to act in certain way। कुछ जो ग्लोबल मल्टीलैटरल बॉडीज होती हैं उनका काम ही यही होता है, जिनसे आप सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, मैं किसी और को लेके जाते हैं कि भाई आप बात कर लो हमारी तरफ से। नहीं तो पाकिस्तान से आप बात कैसे करोगे, तालिबान से बात कैसे करोगे? तो अगर मैं अब आपको पूछूं कि भाई अगर आज क्वेश्चन आ जाए तालिबान के ऊपर, तो क्या एससीओ वहाँ स्कोप देता है इंडिया को कुछ? ऑब्वियसली देता है। फंडिंग सारी कहाँ से आती है? पाकिस्तान से आती है। चाइना तो हर जगह बैठा हुआ है, रशिया है। तो आप इंडिया इसलिए घुसा क्योंकि चाइना पाकिस्तान घुसा रहा था यहाँ, तो रशिया ने कहा चलो हमारी साइड से भी कोई आ जाए, क्योंकि चाइना रशिया ऐसे तो दोस्त है मोर और लेस, लेकिन वो भी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, उनके भी कुछ विवाद हैं। सो दे वांट टू एंश्योर कि जो बॉडी है वहाँ पे हमारा बराबर का इन्फ्लुएंस हो। तो चाहे आप देखिए ब्रिक्स में, अगर आप देख लें, ब्रिक्स में एक मेजर पावर बन के कौन उभर रहा है? सॉरी, इट्स चाइना। चाइना कंट्रोल्ड ग्रुप ना बने ये, इसलिए रशिया इंडिया ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्राज़ील ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है। एक बॉडी इब्सा है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों अलग से भी मिल रहे हैं और ब्रिक्स पे भी मिल रहे हैं। अलग से इसलिए मिल रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी से इसलिए हम मिल रहे हैं, रशिया चाइना नहीं है, हम उनको नहीं बुलाएंगे। इब्सा इज अ सेपरेट बॉडी। क्यों? इनको ये डर है कि सब कुछ कहीं चाइना कंट्रोल ना करके बैठ जाए, रशिया कंट्रोल ना करके बैठ जाए, बिकॉज इज अ मेजर पावर। इट इज कॉल्ड एज पावर एसिमेट्री। जहाँ भी एसिमेट्री होती है, बराबरी नहीं होती, वहाँ हर छोटी कंट्री दूसरे को कम्पीट करना चाहती है। सो दीज आर द एरियाज। जैसे आपने एससीओ की बात करी, तो एंगेजिंग अफगानिस्तान, एंगेजिंग पाकिस्तान, कनेक्टिविटी रूट। यहाँ पर अशगाबाद एग्रीमेंट कुछ टाइम पहले हुआ था, 2 साल पहले क्वेश्चन अशगाबाद एग्रीमेंट पे आ चुका है। कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने का ऑप्शन है, एनर्जी पे कोलैबोरेट करने का ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंडिया स्कूल्स भी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडिया इसरो का यूज़ कर सकता है टू फर्दर कोऑर्डिनेट। इंडिया ने ऑलरेडी ब्राज़ील की कुछ सैटेलाइट्स इस बार लॉन्च करी हैं, तो इस तरह वहाँ भी स्कोप है उनके साथ भी और कोलैबोरेट करने का। तो एससीओ प्रोवाइड्स दीज मेनी ऑप्शंस, बट द पॉइंट इज 150 वर्ड में आंसर लिखना है, कितना लिखेंगे? ठीक है। तो 2 तरीके हैं। एक जो बहुत ही वाइटल चीज़ है कि भाई एससीओ का एज एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज अफगानिस्तान, पाकिस्तान या चाइना, वो तो आप लिख ही रहे हैं। बाकी आपको वेट करना पड़ेगा अपने आंसर्स को, जो प्रैक्टिस से पता लगा कि मैं क्या बेटर बिल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि बॉडी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो आपने शायद ही कोई लिखता होगा, सब पॉइंट पे लिखते हैं। तो कितने पॉइंट ऐड करने हैं वहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बायलेटरल ट्रेड कितना बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। चौथा आते हैं, न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन? डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इज इट गोइंग टू सुपरसीड? इस रीजन में भी और कौन कौन सी पार्टनरशिप्स हैं, पहले मुझे ये बताइए। क्वाड, और क्या बताया आपने? आसियान, चलो ये भी लिख लेते हैं। और कुछ? आरसेप इज नॉट, मतलब वो ऑकस से कम्पीट नहीं हो रहा, ऑकस तो कुछ और चीज़ की लाइन्स है। वैसे आसियान भी स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक पे फोकस नहीं है, और साउथ ईस्ट एशिया हो गया वो। ब्रॉडली ये क्वेश्चन क्वाड के सेंटर में घूम रहा है कि यहाँ और कोई मेजर ऐसी ग्रुपिंग नहीं है जो कम्पीट कर पाए। पर आप देखिए स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन प्रेजेंट सिनेरियो, यहाँ पर इंडिया की बात कहीं नहीं की गई है ना। और अगर आप ऑकस की बात कर रहे हैं, अगेन मैप पे आते हैं, ये रीजन है, ये एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर यहाँ है, तीसरा पार्टनर यहाँ है, सारा मुद्दा यहाँ पर है। इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हो रही हैं इन तीनों कंट्री के पार्टनरशिप से यहाँ? ओके, काउंटरिंग चाइना's influence। देखिए जो मैंने 3 सी बताया था ना, उसमें एक सी और हमेशा जोड़ के रखो, 4 C's: कनेक्टिविटी, कॉमर्स, चाइना एंड कल्चर। ठीक है, कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पर क्या है? जो समुद्री लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक चीज़ याद रखिए, आपको सबको पता है चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? चोक पॉइंट्स मतलब ये जो इलाके हैं इन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे आप उसको ब्लॉक इजीली कर सकते हैं। 4 शिप भेजे, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, ये एरिया ब्लॉक हुआ, सारे शिपों का यहाँ पे वो लग जाएगा,
जैम और कोई कंट्री एनर्जी अपनी पहुंच नहीं पाएगी। तो चाइना का मेन मुद्दा ये है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का लगभग 25-26 किलोमीटर की ब्रेड खाती है यहाँ पर, और इसको कभी भी इंडियन नेवी जाके ब्लॉक कर सकती है। इंडिया की नेवी पास अंडमान निकोबार में बैठी हुई है, तो दे वांट टू एंश्योर कि भाई यहाँ सेफ्टी रहे किसी भी तरह, यहाँ ब्लॉक ना हो। तो यहाँ ब्लॉक होगा तो हमें कोई और रूट चाहिए होगा, तो इसलिए वहाँ ये ग्वादर के पास बैठे हुए हैं कि चलो आप ये ब्लॉक करोगे, हम यहाँ से पेट्रोल, यहाँ से एनर्जी लेके सीधा इधर से चाइना लेके चलेंगे, सॉरी यहाँ से चाइना लेके चले जाएंगे एज अदर रूट। इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया ये चोक पॉइंट इफेक्ट कर सकता है, ये चोक पॉइंट इफेक्ट कर सकता है, ये चोक पॉइंट इफेक्ट कर सकता है, तो ट्रेड को पूरा डिस्टर्ब कर सकता है सप्लाई चेन। लेकिन इंडिया के अलावा आप देखिए चाइना के बेसिस कहाँ कहाँ बन रहे हैं। चाइना के बेसिस जिबूटी में बन रहे हैं, ठीक है, इधर आके चाइना बैठ गया है, इधर बांग्लादेश पे इम्पैक्ट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के पास आके बैठ गया है। अगर इनकी नेवल बेसिस यहाँ बन गई तो भाई ये भी तो जाके सब चोक पॉइंट्स बंद कर सकते हैं। तो सिर्फ चोक पॉइंट बंद होंगे तो यहाँ की कंट्री इम्पैक्ट नहीं होंगी। यूरोप का तेल फिर यहाँ से घूम के आएगा अगर ये बंद हो गया तो, जैसे पहले आदम ज़माने में आया करता था। तो पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, इनका मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा, इनके पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं। ये एरिया सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है फॉर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो भी सी पायरेसी है उसको बंद करना, यहाँ पर जो चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है आइलैंड में अपने, यहाँ इस रीजन में तो चाइना और बढ़ा रहा है कंट्रोल, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इनके बगल में यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इसको डर लग रहा है कि भाई आप और घुस जाओगे इधर। इनको चाहिए थी यहाँ स्ट्रॉन्ग नेवी जो इनके पास नहीं थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, वो ऑकस में इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस देश का जो ट्रेड है वो वहाँ के देशों के साथ ट्रेड सिक्योर करने के लिए ये एरिया सिक्योर होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पहुँचोगे कैसे? ऐसे ही तो पहुँचोगे, इधर से ही तो आओगे ना यहाँ, या इधर से ही आओगे यहाँ, है ना, या तो नहीं तो घूम के आना पड़ेगा। उन्हें ये चाहिए सिक्योरिटी, ये पूरा रीजन सेफ रहे, इसलिए वो ट्रेड कर रहे हैं। एक डायमेंशन ऑफ कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स का, दो डायमेंशन वहाँ से आ रहा है लेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए। सेकंड सी विच इज अबाउट चाइना। चाइना अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं यहाँ सब में पैसे लगा रखे हैं, सबको फंसा रखा है, उससे लड़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ऑकस में एक और बात थी कि ऑकस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है यूएसए ऑस्ट्रेलिया को, जो अभी तक वो जैसे इंडिया को नहीं करेगा कॉर्ड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को करेगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर पार्टनर एंड अ क्लोज पार्टनर। इससे लेके दिक्कत किसको किसको होनी चाहिए मुझे बताइए? चाइना और एक और कंट्री को बड़ा दुख हुआ था, वो चाइना, एक फ्रांस को विवाद हुआ, किसने कहा? रशिया, ठीक है चलो और बताओ। एक और कंट्री को बड़ा दुख हुआ था, वो थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कहा भाई अब न्यूक्लियर सबमरीन दे दोगे इनको, ये पूरा जो इलाका है फिर ये न्यूक्लियर रूप से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, यहाँ पे नहीं था। दे वांटेड अ पीस इन दिस रीजन। तो इनका कहना है कि ज़बरदस्ती का ये कर रहे हो, इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है। रशिया, चाइना को हमेशा लगता है कि भाई क्वाड को एज अ नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। क्वाड इज़ अ इंडो पैसिफिक नेटो, जो ये कहते हैं कि नहीं भाई नेटो वेटो नहीं है, ये तो बस एक ऐसा अलायंस है जहाँ डेमोक्रेसी साथ आएंगी। अभी अपने कोविड में वैक्सीन की बात करें, अलग अलग एरियाज पे काम कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा एक और कंट्री है जिसको काफ़ी विरोध करती है, वो है रशिया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जब भी आते हैं, चाहे वो रायसीना डायलॉग हो, वो हमेशा बोलते हैं क्वाड इज जस्ट एन अमेरिकन कंस्ट्रक्ट, दिस इज एन अमेरिकन आइडिया, इट हैज़ नो रेलेवेंस। क्योंकि यहाँ के रीजन की कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर सकती है, ज़रूरत नहीं कि सब कंपीट ही करें। सो ऑन दैट एस्पेक्ट रशिया इज अगेंस्ट दिस, न्यूजीलैंड इज अगेंस्ट दिस। फ्रांस को दुख ये हुआ था कि भाई हमें नहीं बताया, बिना बताया बात कर ली। इंडिया को तो बाद में पता लगा, इंडिया ने कहा कोई बात नहीं। फ्रांस तो उनका अपना क्लोज पार्टनर था, सो दे वर वेरी सैड कि भाई हमें बिना बताया कर लिया ये एग्रीमेंट। तो ये कुछ दिक्कतें थी यहाँ, लेकिन मेन जो दिक्कत यहाँ थी वो थी न्यूक केपेबल मिसाइल्स अब मिल जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। इनको एक और डर था कि चाइना का इंकर्जन हो गया है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वहाँ की जो 5G कंपनीज़ हैं, वावे पर बैन लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया में भी, तो बार बार वहाँ विवाद था। तो इन सभी एरियाज़ का भी सॉल्यूशन कुछ हद तक ऑकस प्रोवाइड करने का ऑप्शन देगा कि कई लेवल पे वो कम्पीट करेंगे, कई लेवल पे कोऑपरेट करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच वी आर फोकसिंग इन दिस रीजन। ये ऑकस का मेन इंपॉर्टेंस है इस रीजन में। और इम्पैक्ट कैसे करेगा? सेफ्टी बढ़ाएगा, ठीक है, और क्या करेगा? कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी, और ये रीजन की सारी कंट्रीज क्वाड में जुड़ी हुई हैं। सो रैदर देन वीकनिंग क्वाड, अगर ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी स्ट्रांग हो रही है
इंडिया की नेवी ऑलरेडी इस रीजन में स्ट्रांग है, 2 स्ट्रांग नेवीज आ जाएंगी, जापान भी स्ट्रांग है, तो क्वाड को तो फायदा ही होगा ना। ये लोग क्वाड प्लस करने की बात कर रहे हैं आगे, सो इट विल फर्दर इंक्रीज एंगेजमेंट्स। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट होगा अभी। तो स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, और क्या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को ये सुपरसीड कर जाएगा। सो इन अ वे इट कैन कॉम्प्लीमेंट जो अभी रीजनल एग्रीमेंट है विद इन लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इन क्वाड और क्वाड प्लस, क्योंकि वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे सप्लाई चेन इनिशिएटिव की बात हो। सो दिस कैन प्रोवाइड एन एडिशनल एज, जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आ रही है, जहाँ नेवल सुप्रीमेसी की बात आ रही है, वहाँ पर एक बैलेंस बनने की बात आ जाती है। अब एक पॉइंट आता है कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये थे पिछले साल वाले, ठीक है, ये उससे बाद वाले क्वेश्चन है। अगेन मैं सारा का सारा डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट हाँ बताइए। जैसे वो ऑकस वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें 2-3 जो मेन वर्ड्स लिखे हैं, अगर ऑकस नहीं याद रहा फिर कैसे आंसर कर सकते हैं इसका? एक मिनट बताता हूँ। 3 की पॉइंट्स उसमें ऑकस, चाइना एंड इंडो-पैसिफिक। देखो, एक तो पहली बात आ गई कि इन्होंने खुद ही बता दिया ट्राई नेशन पार्टनरशिप है। किसी को जो डाउट हो पता लग जाएगा, 3 देश तो हैं भाई, तीसरा सर पे जोर दोगे तो आ जाएगा। एक स्टेटमेंट पहले दे दिया है, काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशन इन इंडो पैसिफिक। जब आप रीजन पढ़ रहे हो इंडो पैसिफिक का, वो रीजन आप पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पता लगेगा कि वो होता था चैलेंजेस इन द रीजन, वो आपने कंपेयर कर रखे। तो वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने के लिए क्या हो सकता है, जैसे मैं बताया ना अफ्रीका में सी पायरेसी हो रही है, वो पूरा रीजन वहाँ क्या होता है, वहाँ भी पायरेसी होती है, वहाँ भी इश्यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आ जाती है। हालांकि अगर आपको नहीं पता कि ये एक मिलिट्री अलायंस है तो दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर जो एशिया पैसिफिक में जो भी इश्यूज हैं या इंडो पैसिफिक में, उनके चैलेंजेस को देखिए आप, उन चैलेंजेस से क्या पॉइंट आप निकाल सकते हैं। जैसे बताया सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमर्स को सिक्योर करना, काउंटरिंग चाइना एंड कोलैबोरेशन इन लाइक माइंडेड कंट्रीज, ताकि जो BRI का बढ़ता प्रभुत्व इस रीजन में उसे कंट्रोल किया जा सके। तो इंडिया क्या सोच रहा है? इंडिया सोच रहा है कि हम कैसे काउंटर करेंगे BRI को। इनका क्या इनिशिएटिव है? इंडियन ओशन रीजन, IORA एक बॉडी है। हाँ, जब आप ये आंसर देख रहे हैं तो यहाँ आप IORA को भी एसोसिएट कर सकते हैं ऑकस के साथ कि नहीं, कि वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है उसको इन अ वे, क्योंकि IORA इज नॉट फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजी और मिलिट्री, इट इज़ फोकसिंग प्राइमरली ऑन ट्रेड। जब भी आप बॉडीज पढ़ रहे हैं ना तो उसको रिलेट करेंगे तभी बनेगा। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन में समझा नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? ऑकस क्वेश्चन है, अगर ऑकस जैसे मुझे याद नहीं है ऑकस में कौन सा कंडीशन है, अच्छा, डायरेक्ट क्या बात किया उसमें, तो फिर ऐसे कौन से मतलब वो ब्रॉडर या ब्लेडेंट वर्ड्स हो सकते हैं यूज करके आंसर कर दो। मैंने बोला ना कॉमर्स तो होगा ही, ठीक है, चाइना तो होगा ही, इंडो पैसिफिक का तो उस रीजन में 2-3 हाँ, तो मेन चाइना तो होगा ही, काउंटरिंग चाइना, क्योंकि अगर चाइना होता तो आपको पता होता। तो जो भी है या तो वो चाइना के साथ होगा, USA के साथ होगा, या तो किसी के खिलाफ होगा, किसी के सपोर्ट में होगा। ऐसा तो कोई बॉडी नहीं है जो इज़ नाइदर चाइना, नाइदर एंटी चाइना नॉर प्रो अमेरिका, और नाइदर एंटी अमेरिका नॉर प्रो चाइना। ये दोनों मेजर पार्ट्स तो कहीं ना कहीं गेम में आ ही रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट कि किससे रिलेटेड है ये। तो अगर वो आप पता करें तो दूसरे खिलाफ पॉइंट मिल जाएगा। इट विल हेल्प टू काउंटर द चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अगर वो कुछ SCO होगा, सो इट विल हेल्प फर्दर क्रिएट एन ईस्टर्न अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न आइडियाज़। SCO का कोट ये था कि वी विल प्रोवाइड एन ईस्टर्न अल्टरनेटिव। जब आप एम्स पढ़ेंगे ना तो ईस्टर्न वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं ये, कि वेस्ट की जगह हम ईस्टर्न वैल्यूज़ देंगे। तो अगर आपको SCO को नहीं पता, चलो भाई ईस्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये तो ईस्ट में है नहीं, तो ये प्रोवाइड करेंगे एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज द कंट्रीज इन द रीजन एंड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए आपको। अगला पार्ट अगर आप देखो, क्या इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कम से कम प्रेजेंट सिनेरियो आप डिस्कस कर लो, पर आपको नहीं पता ऑकस है क्या तो फंस जाओगे ना। कि मान लो ऑकस एक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव होता जहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर की बात हो गई होती, सबसे बड़ा कंपोनेंट तो सबमरीन का है। अगर आपको नहीं पता वो आप डिस्कस ही नहीं करोगे, तो वो तो आंसर चला ही गया। पहला पार्ट आप डिस्कस कर सकते हो, तो बहुत स्पेसिफिक है, यहाँ चांसेस कम है विगल डाउन करने के, मार्क्स कट जाएंगे। अगर पहला क्वेश्चन आप देखो तो वहाँ ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है पूरी की पूरी, इंडिया का इन्फ्लुएंस, तो आप कहीं ना कहीं से 3-4 पॉइंट छांट सकते हो। यहाँ एटलीस्ट ऑकस तो पता होना ही चाहिए, ये नहीं पता होगा तो घूम के आप फिर फंस जाओगे। इससे एक साल पहले ही क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो US डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील। आप इंडो रशिया पढ़ते हो, इंडो अमेरिका पढ़ते हो, रिलेट कभी नहीं करते। क्वेश्चन सीधा रिलेशन में पूछ रहा है, कैसे वो डिफरेंट है। पहले क्या होता था, पहले वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे, सुखोई साथ में मैन्युफैक्चर करते थे, अमेरिका वो देने को तैयार नहीं था। अब इंडिया के साथ 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट हो गए, वो एग्रीमेंट होने के बाद मिलिट्री इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गया, या फिर जो
कोलेब्रेशन कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, तो अब चीज़ें बढ़ रही हैं इस रीजन में। अभी रिसेंटली जो युद्ध हुए हैं यूक्रेन में, वहाँ देखा गया रशिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो उड़ा रहे हैं ड्रोन से, सब कुछ उड़ा दिया यूक्रेन ने। तो मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो इंडिया की डीलिंग्स है रशिया के साथ ऑन डिफेंस, इज़ इट गुड और इंडिया शुड स्विच विद इजराइल और यूएसए इन रिलेशन। तो जब भी आप रशिया के साथ डिफेंस डील्स पढ़ रहे हैं, ट्राई टू कम्पीट अनदर मेजर पावर, क्योंकि रशिया ही डिफेंस सप्लाई चाइना को करता है, रशिया ही डिफेंस सप्लाई इंडिया को करता है। इंडिया लड़ेगा किससे? चाइना से ना। पहले क्या था, पाकिस्तान के पास अमेरिकन वेपन्स थे, इंडिया के पास रशियन वेपन्स थे। अब चाइना से साथ मुद्दा है, दोनों के पास रशियन वेपन्स है और वो खुद के वेपन्स बना रहे, हम तो बना नहीं रहे। तो वो एक मुद्दा है। अगला देखें, क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ट्रेड ब्लॉक। ये कोविड के टाइम का क्वेश्चन था, तो आप देख रहे हैं इन्होंने कोशिश किया की थी सप्लाई चेन इनिशिएटिव बढ़ाने की। तो उन सभी एरिया से फोकस करते हैं कि मिलिट्री के अलावा ये आगे और एक्सपेंड करें। क्वाड प्लस की कोशिश करी इन्होंने कोशिश करी जो कंट्रीज आपस में वो कोलैबोरेट करें ऑन ऑल लेवल्स, कल्चर, कॉमर्स एंड और यहाँ तक कि जो ट्रेड का डायनामिक्स है वहाँ फोकस होने लग गया। अगला क्वेश्चन आप देखें तो यूएन मल्टीनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के हिसाब से आपको, आई थिंक दिस इज नॉट स्पेसिफिकली ऑन आईआर, पर यूएन आ रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। यूएनएमपीआर इंडेक्स रिपोर्ट के बाद से इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। खैर ये क्वेश्चन तो आईआर का हुआ ही नहीं, सॉरी, आई थिंक इट्स मिसप्लेस्ड। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल प्लेइंग इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। कमेंट विद एग्जांपल। अभी अमेरिका में कोई इंडियन आपको पता है ओरिजिन का जो बहुत फेमस हो? कमला हैरिस वीपी हैं, ठीक है। यूके में जो, हाँ वो क्या है, फाइनेंस चांसलर हैं यूके के। जो मेजर दो कंट्रीज़ हैं वहाँ की सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट जो है वो इंडियंस ने ऑक्यूपाई की हुई है। इट क्लियरली शोज दैट हाउ इट इम्पैक्ट्स। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो प्रेसिडेंट की रेस में थी कमला हैरिस, तो इंडियन कल्चर बहुत फेमस हो गया था। तो जब भी कोई अभी इंडिया में ना सीएम या प्राइम मिनिस्टर किसी एक पर्टिकुलर राज्य से आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद गुजरात लाइमलाइट में आ गया इंडिया में। गुजराती कल्चर, गुजराती फिल्में, गुजराती चीज़ें लोगों को ज़्यादा अवेयर होने लगी, पहले नहीं पता था। तो जब भी कोई कहीं का एक मेजर कंट्री में आता है ना, किसी एक रीजन का आदमी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो रीजन न्यूज़ में आ जाता है ऑन अदर डायमेंशन। तो वहाँ का कल्चरल एनहांसमेंट एक सीधा सीधा होता है, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो कमला हैरिस के आने के बाद हो या उससे पहले भी, जब बॉबी जिंदल वगैरह कई सारे थे जो कम्पीट कर रहे थे और इंडियन ऑरिजिन। चाहे निकी हेली की बात करें जो पंजाब से आती हैं, इंडियन ऑरिजिन की है वो भी, जो रिपब्लिकन पार्टी की थी। तो कई सारे जो इंडियन लोग हैं वो पॉलिसी मेकिंग में ऊपर चले गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी, स्ट्रेटजिक पॉलिसी, हर जगह एक बड़ा रोल है। इसी की वजह से इंडिया यूएसए के साथ सक्सेसफुली जो अपनी ट्रेड डील्स है वो कर पा रहा है। इंडिया सक्सेसफुली उनसे जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स है वो कर पा रहा है। जो सेनेट है वहाँ की या जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उनके साथ इंडिया के पार्लियामेंट्री संबंध सुधर गए हैं। तो अलग अलग लेवल पे कोलैबोरेशन वहाँ हो रही है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप एग्जाम्पल लेंगे किसका, यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का, तो वहाँ आप देख रहे हैं कोलैबोरेशन किस किस लेवल पे बढ़ रही है। टूरिज्म, एजुकेशन, ठीक है, थिंक टैंक लेवल पे भी कोलैबोरेशन बढ़ती है। ये 4-5 डायमेंशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स कोट करने हैं आपको, तो हमेशा याद रखिए 2-3 डायमेंशन पिक करिए, एक सिंगल डायमेंशन नहीं पिक करना हमें। एक मिलिट्री का हो गया, एक पॉलिटी का हो गया, एक इकोनॉमी का हो गया। अगर मित्तल की बात करें तो उनका एक बड़ा सा बिजनेस है यूके में, वो एक एग्जाम्पल है जहाँ ट्रेड इंडियन ऑरिजिन के लोगों ने डायस्पोरा में बढ़ाया है। दूसरा, एक आपने पॉलिटी की बात कर ली, पॉलिटिकल फिगर, एक इकोनॉमिकल फिगर हो गया। यहाँ पर आप इंदिरा नूई का एग्जांपल दे सकते हैं, सत्या नडेला का एग्जांपल दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर सकते हैं, उनका सेकंड मेजर जो ग्रुप है वो इंडिया में खुला है। तो डायमेंशन सोचिए, rather than एक डायमेंशन पे रखना है अलग अलग, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की बात आ गई, तो वहाँ कोलैबोरेशन हर लेवल पे बढ़ रहा है। ये आपको ना भी पता हो आंसर ना, तो अगर आप डायमेंशन ज़्यादा पकड़ेंगे तो आपको पता रहेगा। भाई गूगल का एग्जांपल सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है, एडोबी सबको पता है, तो वहाँ भी इंडियन लीड्स कर रहे हैं। तो वहाँ अब वो पॉइंट लिख रहे हैं तो आपके नंबर कटेंगे तो नहीं, है ना। अब वो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, वो तो आ ही सकता है जो आपके आसपास है। क्रिटिकल एग्जाम्पल रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो सबको पता था कि आएगा, क्योंकि कोविड चल रहा था, WHO न्यूज़ में थी, लगातार आरोप लग रहे थे, ट्रंप उस टाइम प्रेसिडेंट थे, कुछ भी बयान आ गया WHO के खिलाफ दे देते थे। तो उस टाइम में WHO करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी रिसेंटली मे बी अब WHO उतनी स्ट्रेंथ के साथ ना करें जितना आपको और मेजर इश्यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको यूरोप पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लगातार विवाद चल रहे हैं। टर्की पे फोकस करना पड़ेगा आपको। OIC पे आई थिंक फोकस करना चाहिए क्योंकि लगातार वो कमेंट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। आपको और फोकस करना है तो आप ये देखेंगे अफ्रीकन
एरियाज़ में भी दंगे साउथ अफ्रीका में हुए थे 6 महीने पहले। ये सारी कंट्रीज न्यूज़ में रह रही हैं, तो जो भी आप पिछला 1 साल करंट अफेयर्स है वहाँ के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो बेटर सिनेरियो में होंगे इसको कवर करने के। तो ब्रॉडली टॉपिक अप्रोच कैसे करनी है? सिक्योरिटी, हिस्ट्री, फ्यूचर, पीपल एंड इकोनॉमी, ये 4 डायमेंशन है। किसी भी कंट्री के आप 4 डायमेंशन पकड़ लो, आपका बन जाएगा वहाँ से। फिर आपको चाइना, कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, इस पर फोकस करना है। ये डायमेंशंस आपको एडिशनल पॉइंट्स दे देंगे किसी भी मेजर कंट्रीज़ के बीच में, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे बॉडीज़ हो, इन सब के बारे में। इंडिया की हमने थोड़ी बहुत बात करी, नेबरहुड की थोड़ी बहुत बात करी। एक्सटेंडेड नेबरहुड मतलब आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जहाँ पर इंडिया आसियान प्लस का पार्ट था, ठीक है। ईस्ट एशियन समिट करता है कम, इंडिया एक मेजर प्लेयर है। इसके अलावा आप और ऊपर जाए तो अब इंडिया कहता है कि भाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी हम, सार रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ भी हम बढ़ाएंगे रिलेशंस, क्योंकि वो भी हमारे एक्सटेंडेड नेबर हैं। इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ करना चाह रहा है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज में रशिया, यूएसए, यूके, जो पता ही है आपको। पॉलिसी मेकिंग एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, जो हमने देखा पॉलिसी मेकिंग कैसे इंपैक्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को, तो इंडिया कहाँ ज़्यादा एंगेज कर रहा है? क्या इंडिया क्वाड को ज़्यादा फोकस पे ले रहा है या एससीओ को ज़्यादा फोकस पे ले रहा है? क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिसी मेकिंग अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा कन्वर्ज कहाँ कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है with Western powers, with US rather than with let's say China and East Asian countries। लेकिन नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? एक तो पहला पेट का सवाल है, हमें गैस चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो वहाँ पर है, यूएसए नहीं देगा वो। हमें अपने बास्केट्स हमेशा डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, चाहे एनर्जी नीड्स के हो, चाहे वेपन्स के हो, चाहे हर चीज़ के हो। इसलिए हम कोलेबरेट कर रहे हैं, पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन एरियाज़ पे जहाँ हमारे इंटरेस्ट और ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। टॉपिक, बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, न्यूज़, ये ऑलरेडी आप कवर करेंगे। इन सभी में हर एक सब टॉपिक में ये 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन आते ही आते हैं। फ्यूचर, हिस्ट्री, सिक्योरिटी और लोगों की बात। पीपल से मेरा मतलब है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आ गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आ गई, जिससे डायस्पोरा की बात आती है। डायस्पोरा इन एवरी रिलेशन, सिर्फ आपको याद रखना है, आंखें खुली रखनी है। सत्तर नडेला आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, या फिर गूगल का CEO कौन है आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, आपको पता है। जस्ट यूज़ दैट नॉलेज। इकोनॉमी में बायलैटरल ट्रेड कितना हो रहा है, कहाँ पर बायलैटरल ट्रेड मूव कर रहा है, सिक्योरिटी डायमेंशन में क्या थ्रेट है, किस रीजन की कंट्री, उस रीजन के आसपास कौन से बड़े और छोटे मेजर प्लेयर्स हैं। एंड देन हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री पता ही नहीं होगी। सो इट्स लाइक थोड़ा बहुत बता दिया जाए आपको क्लासेस में, तो इट विल हेल्प यू आउट इन पुटिंग दैट टुगेदर एंड देन बिल्डिंग योर कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर आप आगे अभी प्रेजेंट एनालिसिस कर सकें, कुछ डायमेंशन सेट करें। फ्यूचर हमें पता नहीं है, पर हमें दिख रहा है कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से इंडिया को अपने अलायंसेस बढ़ाने हैं। अभी तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, इंडिया क्या नहीं कर सकता? इंडिया को चाहिए भाई कि अभी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखें। नहीं रखोगे तो भाई तेल का दिक्कत पहले बहुत ज़्यादा है, तेल के दाम और बढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमें टेक्नोलॉजी मिले सोलर बढ़ाने की, रिन्यूअल से फोकस करने की, वो हमें कौन देगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ देंगी। तो उनके साथ हमें और स्ट्रॉन्ग करने होंगे रिलेशंस, इसलिए हमने सोलर अलायंस किया, उसको और ज़रा बढ़ावा दिया। सो यू हैव टू लुक एट दीज डायमेंशंस अलॉन्ग विद जो मेजर टॉपिक्स सिलेबस के दिए हैं उसके हिसाब से। उनमें आपको कनेक्शंस ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं हमने कोशिश करी समझने की। आउटकम्स क्या आ रहे हैं? आउटकम्स आर लाइक बायलैटरल ट्रेड कितना बढ़ गया। अफ्रीका के साथ पहले 2 बिलियन थे, अभी $69 बिलियन हो गए। तब मैंने मेंशन नहीं किया, पर मुझे पता है कि भाई इतना ट्रेड था पहले, $2 बिलियन एक टाइम पे, आज $69 बिलियन का ट्रेड है। रशिया के साथ आज भी इंडिया $7 बिलियन का ही ट्रेड करता है, 7 से 8 बिलियन डॉलर। सो इट्स फार लेस जितना होना चाहिए। तो वो फिगर देखते ही पता लग जाता है कि भाई कितना स्कोप है। फिर आपने कनेक्शंस बना लिए, आपने कुछ आउटकम्स डिस्कस कर लिए, उसको आपको कनेक्ट करके अपने आंसर्स को फ्रेम करना है, जो हमने डिस्कस किया तब से, कि भाई कहाँ पे कौन कौन से डायमेंशंस हैं, कहाँ वो ऐड ऑन कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के यूज करके आंसर्स कैसे बिल्ड करने हैं। सो क्या क्या डाउट अभी किसी के हैं कुछ तो बता दें, आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो। अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को पूछा हुआ है तो वी हैव टू ऑलवेज मेंशन द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, हमेशा वो नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऑकस में नहीं मेंशन था इंडिया का, तो आपको इंडियन मेंशन नहीं करना है। आप एडिशनल पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, इट ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज ए मेजर प्लेयर इन द रीजन, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली करना चाहिए वैसे हमेशा हमेशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है, जैसे अमेरिका और चाइना और USSR की बात थी उस क्वेश्चन में, वहाँ इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं, आप इंडिया कहाँ मेंशन करोगे? द हाउ चाइना इज़ अ बिगर चैलेंजर देन USSR टू USA, देयर इज नो नीड टू पुट इंडिया अननेसेसरली। आपको कोई पॉइंट मिल रहा है तो आप लिख लो, पर वहाँ शायद ही कुछ मिले। तो याद रखिए जहाँ पे स्कोप बन रहा है हमें वहीं यूज़ करना है, राइट।
हाँ आप कोई और हाँ सेंसिटिव इश्यूज पे मतलब कैसे डील किया, जैसे कि अमेरिका के सेनेट से JFK में भी मतलब डेलीगेट्स आते हैं या फिर यूरोपियन कंट्री से आते हैं, तो वो सबको कैसे डील किया जाएगा, उनके अंदर पॉइंट्स में क्या लिखना? देखिए IR में जनरली वो पॉइंट आता नहीं है। आप IR पिछले 5 साल के क्वेश्चन देख लो। मीन्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन फिर कतार में हो रहे, जैसे वो काफा सिस्टम है वहाँ पे, तो फिर इंडियन लाइक जब आपको उसको ऐड करना है आंसर्स में, तो आपको ये मेंशन करना होगा द ह्यूमन राइट इश्यूज इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ एन एरिया ऑफ डाइवर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंस वहाँ हो नहीं रही है। लेकिन जनरली स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर या डायरेक्टली वो। लेकिन अगर आपको आंसर करना है पॉइंट में, फॉर एग्जांपल फ्रेम कर लिया जाए क्वेश्चन दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स फॉरेन पॉलिसी विद ह्यूमन राइट्स इन व्यू, राइट? क्या आप बताइए। सॉरी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की स्पेसिफिकली बात होगी ना, तब फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस, अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ मिडिल ईस्टर्न तो वहाँ आप चैलेंजेस जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ इशू आएगा, कतर की बात आ गई या फिर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात आ गई, वहाँ मेंशन करेंगे दैट अ मेजर चैलेंज लाइज इन दीज एरियाज। द एरियाज आर ह्यूमन राइट वायलेशंस, इश्यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर्स। सो व्हाट इंडिया कैन डू देयर, इंडिया वहाँ क्या कर रही है? इंडिया इज़ यूजिंग इट्स डिप्लोमेट्स टू एंश्योर कि जो लोग फंसते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। इंडिया इज़ ट्राइंग टू एंगेज विद द लीडर्स ऑफ दोज कंट्रीज और देयर पॉलिसी मेकर्स टू एंश्योर अ सेफ पैसेज और सेफ्टी ऑफ इंडियन वर्कर्स इन दिस रीजन। इसीलिए आपने डिप्लोमेट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जब ईरान इराक वॉर हुई थी या अभी रिसेंटली भी जो यूक्रेन में हुआ, रशिया यूक्रेन, तो इंडिया के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, इसलिए इंडिया वॉज ईजिली एबल टू पुल इट स्टूडेंट्स आउट फ्रॉम यूक्रेन। तो डिप्लोमेट्स का काम ही वही होता है कि इंश्योर करना कि दे कैन गेट द पीपल आउट ऑफ द रीजन, और जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं टू इंश्योर दैट देयर पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड जस्टली। कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन बाहर है तो इंडिया ऑब्वियसली स्टेटमेंट देगा, और रिसेंटली फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट्स दे रही है, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट, पहले नहीं दिया करती थी। सो वो होता है। सो इन योर आंसर यू कैन बैलेंस इट आउट बाय सेइंग दैट इंडिया इज ट्राइंग टू एंगेज पॉलिसी मेकर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री to ensure just and human conditions are provided and support is provided to those who are Indian citizens situated in those countries. नेशनल इंटरेस्ट का वो भी पार्ट है। नेशनल इंटरेस्ट में बिना लोगों के तो बात ही नहीं होती। इंडियन पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट। अगर कोई एक अमेरिकन आके फंस गया कहीं, इंडिया में किसी ने कब्जा कर लिया, तो अमेरिका अपनी मिलिट्री भेज देगा उसको निकालने के लिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल और नेशन का मतलब वो नहीं होता कि जहाँ तक आपकी ज़मीन है, जो आपका व्यक्ति है, जो आपका देश का नागरिक है, इट इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नेशन। सो ग्रेट नेशंस इंश्योर कि उनका हर जो व्यक्ति है, जो उनका सिटीजन है, वो सिक्योर रहे, चाहे जैसे करना पड़े उन्हें। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑलवेज यूज़ द आर्ग्यूमेंट, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बट उनका स्पेसिफिक अपना कुछ है इशू, जैसे इसराइल का चल रहा है या पैलेस्टीन का चल रहा है, बट इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। वी हैव टू बैलेंस इट आउट बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट ऑफन प्रीडेट ह्यूमन राइट कंसर्न्स, क्योंकि सबके साथ होता है। US कुछ पे बोले सऊदी अरेबिया के साथ काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया को इश्यूज़ हैं, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं मुस्लिम्स को वो, लेकिन वो फिर भी चाइना के साथ ट्रीट करें, क्योंकि IR इज़ गवर्न बाय मोर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, लेस बाय ह्यूमन राइट्स। सो वो हमें बैलेंस की बात हमेशा करनी चाहिए। इंडिया ने म्यांमार के साथ रिलेशंस पहले नहीं बनाए बिकॉज वहाँ पे आर्मी का था पंगा। चाइना ने अपना क्या किया, रिलेशंस बढ़ाते चले गए। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ गई तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं भाई, आर्मी हो चाहे मिलिट्री, चाहे चूजन गवर्नमेंट हो, हम आपके साथ बात करेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो ये है। सो इट इज़ द हार्श रियलिटी जिस हिसाब से IR काम करता है, तो हमें अपने आंसर्स में वो लिख सकते हो, राइट? एनीथिंग एल्स? या एक एक करके लेते हैं, पहले आप बताओ। So आपने डिफरेंशियलिस्ट एटीट्यूड में इंडिया का नाम डाला था in the Indo-Pacific region. In that can be considered कि there is an erosion of ethical values, तो हम उसको पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने म्यांमार के रिलेशन बोला एंड इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर गए थे, उन्होंने एंगेज किया। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है और कैन वी मेंशन इट एज अ वैल्यू कि देयर इज एन इरोजन ऑफ द इनिशियल वैल्यूज जो इंडिया स्टैंड करता था फॉर दैट वाज प्रो डेमोक्रेसी एंड नाउ वी आर engaging in real politics and therefore To an extent, there was never an ethical foreign policy, in my opinion. I will give an example. रशिया क्या था पहले? Was USSR a democratic country? Whole Eastern Europe was controlled by USSR. We were never giving statement against USSR's invasion in Afghanistan. Why? It suited our national interest, right? हमें दिखता था कि जो वियतनाम में हो रहा है, अमेरिका कर रहा है, वो गलत है। अफगानिस्तान में USSR कर रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? सो देयर ऑलवेज, आप वो पुट कर रहे हो, सो यू पुटिंग योरसेल्फ इन अ डाइसी सिनेरियो कि आप एक लाइन लिख के चले गए, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आपके पास बाकी पॉइंट्स हैं। कोई कंट्री नहीं है जिसने पूरे न्यायपूर्वक तरीके से कार्य किया, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, स्वीडन, डेनमार्क के अलावा। हाँ बताइए। अभी तक हम लोग तैयारी कर रहे थे
तो उसका अप्रोच जैसे मैं व्हाट ये सब पढ़ जाएगा। अभी मेंस के लिए जैसे हमें स्टैटिक बुक जैसे राजीव सिकड़ी ये सब पढ़ना चाहिए या फिर करंट अफेयर को? अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस इस साल दे रहे हैं तब तो टाइम कम है आपके पास। अभी आप कैसे पढ़ोगे 3 महीने के अंदर? तो अभी क्या फोकस होना चाहिए? अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप पढ़ोगे थोड़ा सा। जहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो वहीं पर IR का भी कुछ अपडेट कर लो, अपना मैप आप निकालो। मेजर रीजन्स जो हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। USSR, USA, जापान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। अफ्रीका का तो नहीं पता चलेगा, चलो कोई बात नहीं। जो कंट्रीज़ आप कर सकते हैं 6-7 इंपॉर्टेंट, चाइना तो करना ही करना है, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री कर ली। अभी रिलेशन कहाँ जा रहे हैं, करंट अफेयर से पिछले 1 साल में क्या क्या चीज़ें साइन हुई हैं, रिलेशंस ब्रॉडली कहाँ जा रहे हैं, डायमेंशंस पे फोकस करना, ना कि डेटा आपको मिल ही जाएगा एक जगह पे। अभी आप उतना पढ़ने बैठोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, अभी आपको फोकस करना चाहिए कि वो कितना कम हो सके। 100 पेज 50 पेज में आप करके कंडेंस कर लो उसको। उसको नोट भी बनाएंगे अगर हाँ, क्योंकि आपको रिवाइज तो करना है ना एट द एंड, क्योंकि 50 नंबर तो पक्का IR से आ रहे हैं, हर साल 50 नंबर आते हैं, 60 नंबर भी आते हैं। तो 50-60 नंबर में सिक्योर करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर ये नहीं कहूँगा मैं आप 400 पेजेस दोबारा पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं, रिटेन नहीं कर पाओगे। सो नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ लो। एनीथिंग एल्स? सर, इसमें IR के क्वेश्चंस में कंक्लूजन कैसे डालते हैं? सॉरी? IR के क्वेश्चंस में कंक्लूजन कैसे डालते हैं? कंक्लूजन इन द सेंस कुछ क्वेश्चंस में ईजी होते हैं कंक्लूजन डालना, जैसे डायस्पोरा की बात आई। सो आप वहाँ लिख सकते हैं एज एक्सप्लेन्ड अबव वी हैव सीन द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा ग्रो इन डिफरेंट डायमेंशंस। क्योंकि मैंने बोला ना, हमने वहाँ ऊपर दिखाया कि पॉलिटिकल सर्कल्स में किसी का नाम डाल दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट में डाल दिया, टेक्नोलॉजी वगैरह में सबका नाम डाल दिया। सो हम वहाँ सीधा कंक्लूड कर सकते हैं, इट शोकेसेस कि भाई हर रीजन में हुआ है ग्रोथ। इट्स फार ईजियर टू कंक्लूड इन दीज क्वेश्चंस देन कंपेयर टू लेट्स से ऑकस वाला क्वेश्चन, हाउ विल यू कंक्लूड दिस। तो आप लास्ट में कर सकते हैं, वी सी ऑकस प्लेइंग अ मेजर रोल इन द रीजन by either complementing the groups in the region or by ensuring security and safety of the region। इस तरह से आप कर सकते हैं। पर पॉइंट ये होगा कि आपने ऊपर 4 पॉइंट कौन से लिखे हैं, 5 पॉइंट कौन से लिखे हैं, उसके हिसाब से कंक्लूड करना है। जहाँ पर एग्जामिन की बात आ रही है वहाँ आपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे होंगे, कंक्लूड आप कर दोगे उस हिसाब से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप IR के क्वेश्चंस देख रहे हो तो मोस्टली जो वेस्टर्न ग्रुपिंग्स है जो इंडिया के लिए फ़ायदे का सौदा है, आई वुड एंड दैट ऑन अ पॉजिटिव नोट। ब्रिक्स की बात आ रही है, इट कैन प्रोवाइड अ थ्रेट इन द रीजन एज वी हैव सीन इन ट्रैप डिप्लोमेसी। मैं ब्रिक्स के कंक्लूजन में पॉजिटिव नहीं जाऊँगा, बट हाँ क्वाड है तो मैं पॉजिटिव जाऊँगा, क्योंकि इंडिया वहाँ एंगेज कर रहा है। ब्रिक्स इंडिया एंगेज, सॉरी जो BRI है इंडिया एंगेज नहीं कर रहा है, सो आई कैन टेक अ नेगेटिव स्टैंड। बट जहाँ इंडिया एंगेज कर रहा है विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेज, लाइक चाहे वो क्वाड हो चाहे वो ब्रिक्स हो, दे कैन प्ले अ बिग रोल इन फर्दर डेमोक्रेटाइजिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। सो अगर क्वाड है या ब्रिक्स है तो आई कैन राइट इन दे कैन हेल्प इन democratizing the region and ensuring level playing field for all the players. BRICS अगर वो BRI है तो I'll say it can hamper or it can create a hegemony of China in the region. इस तरह क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं। It will vary but broadly इस तरह आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं in my opinion। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है ज़्यादा बेटर बता पाता मैं, बट ये एक जनरल ट्रेंड होता है क्योंकि लोग पॉइंट्स में ही लिख रहे हैं आजकल। एनीथिंग एल्स? सो आई थिंक ब्रॉडली जो टॉपिक्स थे और जो डायमेंशन हमें ड्रॉ करने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। और आई थिंक हमारी फोकस यही होगा कि जितने डायमेंशंस हो हम कवर करें क्लासेस में एंड टू गो इन दैट डायरेक्शन। सो IR के जो टॉपिक है वो मैक्सिमम अगर एरिया में यूज़ कर सकते हैं। देखिए IR के टॉपिक्स आपको 3 जगह यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे में, क्योंकि ऐसे में अक्सर जो टॉपिक्स आते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वहाँ आपको रिलेशंस और उनका जो डेटा है वो यूज़ हो जाता है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ हो गई, इंडिया का संबंध हो गया, वो काम आता है। एक एरिया आपका IR में तो यूज़ होगा ही होगा। तीसरा, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को आंसर कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ जो चेंजेस रिसेंटली हुए होते हैं वो, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं अक्सर वो वही आते हैं जो अभी न्यूज़ में हो। तो जो IR में जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, ऐसे कुछ छूट के नहीं आ जाता, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो जब आप IR पढ़ रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर कंट्री न्यूज़ में है, अगर आपसे अभी लेट्स से यूक्रेन के बारे में पूछ लिया या फिर आपसे कश्मीर के बारे में पूछ लिया, तो वो हिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो चल रहा है विवाद वहाँ। अभी इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, हो सकता है वहाँ एक क्वेश्चन आ जाए, तो वो रीजन जो न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। तो IR में हम ये फोकस करते हैं कि जो बहुत दिन से विवाद जहाँ चल रहा है, अभी अजरबैजान का विवाद चल रहा था, नगार्नो काराबाग, तो काफ़ी टाइम से नगार्नो काराबाग न्यूज़ में, तो शायद उसकी हिस्ट्री आ जाए। पर हालांकि बहुत ही फ्रिंज टॉपिक है वो, उतना डिटेल में नहीं करना, पर जो IR टॉपिक न्यूज़ में है उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, कि अगर कोई शॉकिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम 4-5 पॉइंट तो लगा दो। तो ये 3 एरियाज़ हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, IR के लिए, प्लस योर ऐसे सेक्टर 3 के लिए। तो आई थिंक मोर और लेस यही टॉपिक था हमारा आज का। नेक्स्ट वे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी,
in half an hour, I guess. So thank you very much.